जी अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम। आज सुबह की भी ट्रांसमिशन उसी तरह से शुरू होगी जिस तरह से हमारे पास डेली की ट्रांसमिशन शुरू होती है, और यहाँ पे आपके इस फेवरेट मॉर्निंग शो के ऊपर मैं मुजम्मिल अली खान और मेरे साथ आयशा यूसुफ आज आप तक उसी तरह से मॉर्निंग का आगाज़ करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। आयशा यूसुफ की तरफ से आया है आपको आई एम सॉरी, आई एम अ लाउड माउथ स्पेशली व्हेन आई एम वेल कैफिनेटेड। तो आज ये एंथुसियाज्म खैरियत है, ये पाकिस्तान जो इतने अच्छे तरीके से दुनिया भर के अंदर सालिस के तौर पर सामने आया है। अगर दुनिया एक जिम होती तो इस वक्त पाकिस्तान आपको ट्रेडमिल के ऊपर पूरी स्पीड पे दौड़ता हुआ नजर आ रहा होता और एक बड़ी अच्छी हेल्थ वाले एथलीट की शक्ल में नजर आ रहा होता। वाज इट अनएक्सपेक्टेड फॉर यू? पाकिस्तान ने जिस तरह से कोशिशें की, आप एक्सपेक्ट कर रहे थे या नहीं? यूजुअली हम वो वाले फाइटर्स हैं जो राउंड्स लंबे राउंड्स खेलते हैं, ठीक है, तो हम लोग पहले वाले राउंड्स में नजर आते हैं बैक फुट पे जरा फील कर रहे हैं क्या चल रहा है, सही है, लेकिन इस दफा बैम 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 ईरान, सऊदी अरेबिया, पाकिस्तान ने सरप्राइज किया। हम के सफीर हैं, लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान की लीडरशिप ने, चाहे वो मिलिट्री लीडरशिप हो या फिर हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप हो, हमारी गवर्नमेंट, उन्होंने कमाल जो है ना इस वक्त मर्तबा परफॉर्मेंस दिखाई है। और ये सिर्फ हम नहीं कह रहे हैं, लेट मी बी वेरी क्लियर, ये सिर्फ हम नहीं कह रहे, ये अमेरिका भी कह रहा है, ये ईरान भी कह रहा है, ये जो बाकी खलीजी रियासतें हैं वो भी कह रही हैं, क्योंकि जिस तरीके के साथ पाकिस्तान कभी सऊदी अरब गए हुए हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर, दूसरी तरफ अगर हम फील्ड मार्शल की बात करें वो ईरान गए हुए हैं, देन जो व्हाइट हाउस की तरफ से जो बयानात आ रहे हैं उसमें पाकिस्तान की तारीफें की गई हैं। उन्होंने ये बात कही है कि द ओनली मीडिएटर जो इस सारे कॉन्फ्लिक्ट के अंदर उभर कर सामने आया है वो पाकिस्तान है। तो ये बहुत ही प्राउड की बात होनी चाहिए पाकिस्तान के लिए, और है भी। अच्छा, अब हमारी क़यादत जो है ना वो आम के ये जो मिशन है इसको आगे बढ़ाने के लिए, इसको मंतकी अंजाम तक इंशाल्लाह हम पहुंचाना तो चाहते हैं, उसके लिए काफ़ी मुतहरिक नज़र आ रही है, प्रोएक्टिव नज़र आ रही है। प्राइम मिनिस्टर जो है वो सऊदी अरब के अहम दौरे पर मौजूद है, जबकि फील्ड मार्शल के बारे में हमने आपको बताया सैयद आसिम मुनीर साहब, उनकी ईरान में आला सतही मुलाकातें भी हुई हैं और हो रही हैं, और ख़ित्ते में मुस्तकिल अमन के क़याम की संजीदा कोशिशें जो हैं उसका वाज़े इशारा इसको समझा जाना चाहिए। दूसरी तरफ प्राइम मिनिस्टर की काफ़ी मसरूफियात रहने वाली हैं, प्राइम मिनिस्टर की काफ़ी मसरूफियात रहने वाली है। जद्दा में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब की जो कि सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से तवील और अहम मुलाकात हुई। अच्छा, इस मुलाकात में ख़ित्ते की जो ओवरऑल सूरत हाल है उसके ऊपर काफ़ी सारा जो कि ना वो तफसीली तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आज़म ने यह भी कहा कि पाकिस्तानी अवाम अपने सऊदी भाइयों के साथ शाना बशाना खड़ी है। इसमें इशू ये था आयशा कि टेंशन एस्केलेट हो रही थी, मिसाइल्स एक्सचेंज हो रहे हैं बॉर्डर्स के दूसरी तरफ, और हमारे जो सऊदी बिरादर हैं वो बड़े, उनका मैं शुक्रिया भी अदा करता हूँ और मैं शाबाश भी कहता हूँ उस सब्र को कि जिसके हिसाब से जंग को आगे नहीं बढ़ाया गया। वज़ीर आज़म पाकिस्तान के जो हैं उन्होंने माशी इस्तेकाम के लिए जो सऊदी अरब ने हमें मुसलसल हेल्प दी है, हमारी हिमायत की है, हमारे साथ खड़ा हुआ है, उसका शुक्रिया भी अदा किया। और दूसरी जानिब सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने भी क़याम अमन के लिए पाकिस्तान की काविशों को बहुत सारा अप्रिशिएट किया, सराहा, और हमारे पाकिस्तानी और सऊदी रिलेशंस इस चीज़ को दुनिया के सामने लेके आ रहे हैं कि इतने इंटेंस टाइम्स में भी सऊदी अरब और पाकिस्तान साथ खड़े हैं। देखिए, ट्रंप ने तो तारीफ की है, वो तो करते आ ही रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की, लेकिन अब सऊदी वली अहद की तरफ से भी काफ़ी सराहा गया है उनके किरदार को। दूसरी तरफ अगर तेहरान आपको लेकर चले, वहाँ की जो मसरूफियत रही है फील्ड मार्शल की, वो बता दें कि उनकी मुलाकात हुई है ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची से, और उन्होंने फील्ड मार्शल का इस्तकबाल भी किया था। उसकी कुछ पिक्चर्स आप लोगों ने भी देखी होंगी, हमने भी देखी हैं। अब फील्ड मार्शल के हमरा वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी भी मौजूद हैं, और ISPR की तरफ से अभी तक जो स्टेटमेंट सामने आई है, जो बयान आया है, वो ये कहता है कि ये दौरा जो है वो मुसालिहती कोशिशों का हिस्सा है। और ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची की तरफ से जो स्टेटमेंट आया है वो ये कहते हैं कि फील्ड मार्शल को ईरान में खुशामदीद कहते हुए बहुत ज़्यादा खुशी महसूस हो रही है, और मुज़ाकरात की शानदार मेज़बानी पर पाकिस्तान के शुक्रगुजार भी हैं। ऑल्दो ट्रंप की तरफ से एक स्टेटमेंट आया था जिसके बाद लग रहा था कि काफ़ी रोशन जो है ना फ्यूचर है इन मुज़ाकरात का, क्योंकि दूसरा दौर शुरू हो सकता है इंशाल्लाह, इसी हफ्ते के बारे में बात की जा रही थी। तो हम कितनी उम्मीद रखें? अब सारी सिचुएशन से, सारी डेवलपमेंट से ये सब जानते हैं। हमारे साथ डॉक्टर हुमा बकाई साहिबा मौजूद हैं, उनकी तरफ चलते हैं और उनसे जानते हैं कि वो भी क्या इसी तरह से पुरुमीद हैं जैसे हम पुरुमीद हैं, या फिर हमें थोड़ा सा मजीद करेक्ट करना पड़ेगा अपनी इन उम्मीदों को। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहिबा हमें ज्वाइन करने के लिए। ओवर टू यू, व्हाट्स योर टेक करंट सिचुएशन के ऊपर? देखिए जी, अब तो व्हाइट हाउस की जो ब्रीफिंग हुई है उसमें भी वाज़े तौर पर मीडिएटर का लफ्ज इस्तेमाल किया गया है पाकिस्तान के लिए, द ओनली मीडिएटर और इनक्रेडिबल मीडिएटर, ये कहा गया है पाकिस्तान के लिए। और ये भी कि दूसरी कंट्रीज करना चाहती थी, लेकिन पाकिस्तान पे उन्होंने अपने एतमाद का इजहार किया है
और पाकिस्तान ने, क्योंकि इस्लामाबाद डायलॉग इतना सियासी तदब्बर के साथ समझिए पुल ऑफ किया है कि इस भरोसे में इजाफा ही हुआ है, सिर्फ अमेरिका के नहीं बल्कि ईरान के भी। मुझे नहीं याद आ रहा कि कोई भी कैपिटल हो जो पाकिस्तान की तारीफ ना कर रहा हो, पाकिस्तान का शुक्रिया अदा ना कर रहा हो और पाकिस्तान से इस ख्वाहिश की इजहार ना कर रहा हो कि जी इसको हम ऑन ट्रैक रखें। मैंने तो पहले भी ये कहा था और हमें पता है कि कॉन्वर्सेशंस बहुत करीब थी कि डायलॉग एकॉर्ड बन जाता, लेकिन मेरा ख्याल है अब के जिस तरह का डिप्लोमेटिक फुटवर्क आप डायलॉग से पहले देख रहे हैं, मतलब ये कहा जा रहा था ना कि नेक्स्ट राउंड इस्लामाबाद में होगा और उसका भी इशारा बल्कि अश्योरेंस प्रेसिडेंट ट्रंप ने दी, तो उम्मीद की जाती है कि वहीं होगा और पाकिस्तान इमर्जेस एज अ नेचुरल चॉइस। ईरान को भी पाकिस्तान पे भरोसा है और दीगर ममालिक को भी। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने भी वर्ड यूज किया नेचुरल चॉइस का, पाकिस्तान इमर्जेस एज अ नेचुरल चॉइस। दिस इज encompassing a lot in one term. Natural choice अगर हम ईरान वाली साइड से बात करें तो हमें समझ आती है। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जो कि है ऑन दी अदर हैंड, उस तरफ से हम नेचुरल चॉइस किस तरह से बने हैं, मैं चाहता हूँ इस पे थोड़ा सा लाइट डालें आप। इट्स फेयरली सिंपल जी। आपने देखा कि पिछले दिनों कितने स्टेटमेंट्स आए हैं प्रेसिडेंट ट्रंप के चाइना के हवाले से जी, और मई में उनका एक ट्रिप भी लाइंड अप है और मुझे ये अंदाजा है कि ये ख्याल किया जा रहा है कि ये कन्वे हुआ है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को कि मई से पहले या इस ट्रिप से पहले ये सूरत हाल बेहतर हो जानी चाहिए। जो पिछला डायलॉग भी हुआ था ना जी, उसमें जो पाकिस्तान और चाइना और ईरान की ट्रायंगुलर रिलेशनशिप है उसमें बहुत अहम किरदार अदा किया था। चाइना इंस्ट्रूमेंटल था ईरान को लाने पे, क्योंकि ईरान पर उसका बहुत ज्यादा सिफारती इन्फ्लुएंस है। ईरान पिलर है चाइना की ग्लोबल साउथ की पॉलिसी का, सिपेक हो जो भी हो जाए। मतलब अगर आप इन्वेस्टमेंट्स देखें तो ईरान के इन्वेस्टमेंट्स, चाइना के इन्वेस्टमेंट्स ईरान में बहुत ज्यादा है और लॉन्ग टर्म है और उनकी एक स्ट्रैटेजिक कन्वर्जेंस भी है। तो मैं समझती हूँ क्योंकि पाकिस्तान और चाइना के अच्छे ताल्लुकात है तो पाकिस्तान इज इन अ गुड स्पेस। आप ये देखिए ना कि बीजिंग, वॉशिंगटन, रियाद, तेहरान ये क्रिटिकल प्लेयर्स हैं। उसके बाद फिर इस्तांबुल, तो हर जगह आपको पाकिस्तान एक ऐसी समझिए कोविटेड स्पेस में नजर आता है जहां वो कल्टिवेट होता है, उसका कद्र इन्फ्लुएंस भी है, वो बात कर सकता है। मैं एक ईरान के बारे में और बात करना चाह रही हूँ। देखिए दो स्टिकिंग पॉइंट्स हैं, एक न्यूक्लियर और एक लेबनान के साथ वॉर जो इस वक्त इजराइल ने जारी रखी हुई है और शायद वो मूजिब बने थे के ब्रेकडाउन का। अच्छा, इजराइल ने इनवाइट किया लेबनान को कि आप हमारे साथ डायरेक्ट नेगोशिएशंस में आ जाएं और हम आपको फैसिलिटेट करेंगे, और फिर आज अटैक्स की खबरें आ रही हैं, 9 और लेबनीज लोग जो हैं वो इस दुनिया से चले गए हैं इजराइल के एग्रेशन में। आपको नहीं लगता कि ऑन बिहाफ ऑफ लेबनान दिस वाज इमैच्योरिटी टू एंटर इनटू नेगोशिएशंस विद इजराइल, बिकॉज़ इजराइल हैज नेवर केप्ट अप इट्स एंड? देखिए इजराइल तो किसी से भी वादा पूरा नहीं करता ना, इजराइल इज द स्पॉइलर। सवाल ये है कि इजराइल को अगर अमेरिका सीरियस है इन कॉन्वर्सेशंस में और इस जंगबंदी में, तो अमेरिका को प्रिवेल करना चाहिए इजराइल पे कम से कम इस हद तक रिस्ट्रेन करने के लिए कि वो मूजिब ना बने इस जंग की एक्सटेंशन का, जिसका इशारा ईरान पहली दफा भी दे चुका है। देखिए लेबनान के पास तो बहुत चॉइसेस नहीं है, और जो आपने कहा तो बिल्कुल इजराइल एक दफा नहीं कई दफा ये कोशिश करेगा कि वो सीज़फायर को और वो इन कॉन्वर्सेशंस को डिसरप्ट करे। देखना यही कि अमेरिका प्रिवेल करता है या नहीं। पाकिस्तान का मैं समझती हूँ यहाँ पर किरदार है, बिकॉज इट इज अ गो बिटवीन है ईरान और अमेरिका के बीच में, आयरन आउट कर रहा है डिफरेंसेस। तो इसलिए पाकिस्तान का मीडिएटर कहा गया है, बहुत उम्दा किरदार कहा गया है। देखिए पाकिस्तान कांट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द आउटकम, लेकिन आप पाकिस्तान से इसका क्रेडिट तो नहीं ले सकते कि उसने इस ट्रैक इसको जिंदा रखा है, इसके लिए काम कर रहा है और सबसे अहम फुटवर्क कर रहा है।
बिल्कुल ऐसे ही। थैंक यू सो मच Thank you so much. बकाई साहिबा हमारे साथ मौजूद थी और बड़ी अच्छी उन्होंने बात की कि पाकिस्तान को एटलीस्ट इतना क्रेडिट तो देना चाहिए और ये कोई भी छीन सकता कि वो जिस तरह से कोशिशें कर रहा है बतौर मीडिएटर। अब तो व्हाइट हाउस की तरफ से कहा जा रहा है द ओनली मीडिएटर पाकिस्तान उभर कर सामने आया। हाँ जी। अल्लामा ताहिर अशरफी साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है, पाकिस्तानी स्कॉलर हैं, चेयरमैन है पाकिस्तान उलमा काउंसिल के। उनकी तरफ चलते हैं और ज़रा उनसे समझने की कोशिश करते हैं सारे मामले को। थैंक यू सो मच अल्लामा साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। अस्सलाम वालेकुम। अल्लामा, आप क्या समझते हैं सारी सिचुएशन के अंदर? नो डाउट पाकिस्तान ने बहुत अच्छा किरदार अदा किया है, सिफारती सतह पर हो या फिर आप देख लीजिए हम अपना डिफेंस तो कर ही सकते हैं, उस सतह के ऊपर भी पाकिस्तान मनवा चुका है अपने आप को। अब बतौर मीडिएटर, बतौर पीस मेकर, अमन का सफ़ीर, पाकिस्तान के किरदार को आप कैसे देख रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। ये देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि आपको इन 40 दिनों में या ये जो सूरत हाल पैदा हुई है, इसमें अल्लाह तबारक व तआला ने पाकिस्तान को एक बहुत बड़ा किरदार अदा करने के लिए जो हिम्मत और तौफीक दी है, उस पर हमें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। और बतौर पाकिस्तानी और मुसलमान हमारे लिए ये फख्र की बात है कि आज पूरी दुनिया की तवज्जो इस्लामाबाद पे लगी हुई है। देखिए, जब ये जंग शुरू हुई थी तो उस जंग शुरू होने से पहले आज मैं आपके इस प्रोग्राम में ये बात बताऊं कि हमारी क़यादत को और सऊदी अरब की क़यादत को ये एहसास था कि इस जंग की आग कहां तक इसराइल लेके जाना चाहता है। बिल्कुल। इसराइल और हिंदुस्तान दोनों की ये ख्वाहिश थी, बल्कि पूरी सहयूनियत की ये ख्वाहिश थी कि ये जंग पूरी दुनिया की जंग बन जाए, क्योंकि सहयूनियत 100 साल से इस कोशिश में थी कि मुसलमानों को आपस में लड़ाया जाए। लिहाजा आप ये देखें कि एक तरफ तेहरान में हमला करता है अमेरिका और इसराइल, और उसके 10 मिनट के अंदर रियाद, अबूधाबी, दोहा सब निशाना बन जाते हैं। और जिसका बाद में ईरानी सदर ने माजरत भी की और कुछ जगहों पे उन्होंने कहा कि हम लोगों ने ये हमले नहीं किए। तो ये समझ आती है कि वो हमले कहाँ से हो रहे थे और कौन कर रहा था। पाकिस्तान की क़यादत ने इस चीज का एहसास किया और फौरी तौर के ऊपर हमारे फील्ड मार्शल साहब सऊदी अरब गए, पहले एक दौरा किया, फिर वजीर आजम और फील्ड मार्शल साहब गए और सऊदी वलीअहद अमीर मोहम्मद बिन सलमान के साथ तवील मुशावरत के बाद ये तय हुआ कि सब्र और तहम्मुल से काम लिया जाएगा और ये जो ईरान और अरब इस्लामी दुनिया को मुतसादिम करवाने का मंसूबा है, इसको कामयाब नहीं होने दिया जाएगा। उसके बाद आपने देखा कि एक इजलास रियाद में हुआ जिसमें हमारे वजीर खारजा गए और 4 वज़राए खारजा आपस में बैठे और उसके नतीजे के अंदर फिर इस्लामाबाद में वो चारों इकट्ठे हुए। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये जो अमन मिशन था ये पाकिस्तान ने पहले दिन से शुरू किया था। हालांकि बहुत अफवाह साजी भी की गई, बहुत सारी उल्टी सीधी बातें की गई, लेकिन पाकिस्तान की क़यादत जो, मैं ये बात बिल्कुल समझता भी हूँ, मुझे इल्म भी है कि हमारे फील्ड मार्शल साहब जो हैं वो अल्लाह से रात की तहज्जुद में मांगते हैं, वज़ीर आज़म साहब भी। तो जब आप अल्लाह की तरफ रुजू करते हैं तो मैं तवक्कल अल्लाह फहुव हस्बुह, जो अल्लाह पर तवक्कल कर लेता है अल्लाह उसके लिए काफी हो जाता है। जब आप इस मिशन अमन के मिशन में निकले, इंसानियत को बचाने निकले। हाफिज साहब, एक आपसे छोटा सा सवाल बनता है इस जगह पे, वो ये है कि पाकिस्तान इस वक्त एक तरफ ईरान के साथ और हमारा जो कि है हाई कैडर ईरान में भी बैठा हुआ है इस वक्त, और फिर उसके बाद दूसरी तरफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के साथ, फिर उसके बाद सऊदी अरब के साथ। तो इतनी आउटरीच के 3 ममालिक, 3 स्टेट्स, 3 दुनिया के पावर के सेंटर्स को पाकिस्तान डील कर रहा है 1 बाय 1 बेसिस पे। तो पाकिस्तान की जो स्ट्रेंथ इस वक्त दुनिया को नज़र आ रही है, वो आपके विजन में और आपके व्यू में किस तरह की स्ट्रेंथ है? क्या पाकिस्तान इमर्जिंग लीडिंग नेशंस में से नज़र आ रहा है आपको? देखिए, अल्लाह ताला ने हमें मुस्लिम उम्मा में तो एक लीडिंग रोल दिया हुआ है। देखिए, सऊदी अरब के पास मक्का, मदीना, अर्ज़ हरमैन शरीफ है ना, और पाकिस्तान आलम इस्लाम की सबसे पहली और अकेली एटमी कुव्वत है। हमारी मजबूत फौज है, हमारी मजबूत तरीन कौम है, और अरब इस्लामी दुनिया में भी 50 लाख पाकिस्तानी खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं।
तो ये ने पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने ये रोल दिया हुआ है, वो रोल अब जाहिर हो गया दुनिया के सामने। वो माशाल्लाह, जो बहुत खूब हाफिज साहब, आपने बिल्कुल ठीक बात की है कि हम लोग पाकिस्तानी जो कि हैं वो पहली मुस्लिम एटॉमिक पावर्ड नेशन भी हैं। एट द सेम टाइम हम अपनी सर्विसेज भी ग्लोबली दे रहे हैं हर जगह पे। थैंक यू, आपने अपनी सोच में से वक्त निकाला। ताहिर अशरफी साहब हमारे साथ मौजूद थे। लेट्स थैंक आवर फोर फादर्स। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब का शुक्रिया अदा करके ब्रेक की तरफ जाते हैं, और उन तमाम लोगों का, चाहे वो पॉलिटिकल क़यादत हो, अस्करी क़यादत हो, जिन्होंने इसके अंदर रोल प्ले किया कि हमें एक एटमी क़ुव्वत बनाया। पाकिस्तान वाहिद इस्लामी एटमी क़ुव्वत है, और इसी वजह से शायद दुश्मन जो है वो डरता है पाकिस्तान की तरफ नज़र करते हुए। एक ब्रेक की तरफ जाते हैं, वापस आएंगे, मज़ीद बात करेंगे। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं, और हम बात कर रहे हैं ईरान इजराइल के दरमियान और अमेरिका के दरमियान जो इस वक्त कोशिशें की जा रही है मुसालिहत करवाने की, और पाकिस्तान उस पर रोल प्ले कर रहा है। एनालिसिस ले लेते हैं। कामरान यूसुफ साहब ने हमें ज्वाइन किया है, जो कि सीनियर एनालिस्ट हैं और काफ़ी गहरी नज़र रखे हुए हैं सारे मामले के ऊपर। तो उनकी तरफ चलते हैं, उनसे जानते हैं कि वो क्या सोच रहे हैं। कामरान, थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन करने के लिए, बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो इसमें कोई शक नहीं कि पाकिस्तान का रोल बहुत ही कमाल अभी तक रहा है। इसको सिर्फ हम नहीं कह रहे, ईरान हो, अमेरिका हो, सऊदी अरब के अंदर जो मुलाकातें हो रही हैं, हर जगह से पाकिस्तान की तारीफ़ की जा रही है। बट अभी आपको चैलेंज क्या नज़र आ रहा है? ऐसे कौन से पॉइंट्स हैं जो इस सेकंड मरहले के अंदर भी टॉक्स के जो होने जा रहे हैं उसके अंदर कोई एक ऐसा रोल प्ले कर सकते हैं जिसकी वजह से एक ब्लॉकेड हो जाएगा टॉक्स के अंदर? जी बहुत शुक्रिया, आपको भी अस्सलाम वालेकुम। आई थिंक जो सबसे बड़ा इशू है, देखिए चैलेंजेस बहुत ज्यादा है। ये 47 ईयर का एक पुराना और इतना इंट्रिकेट प्रॉब्लम है, और इसमें जो सबसे बड़ा, बाकी तो जो टेक्निकल इश्यूज हैं अपनी जगह के ऊपर, वो इशू है ट्रस्ट का, एतमाद का। और इसी वजह से इस्लामाबाद में जो 21 घंटे के तवील मुज़ाकरात हुए थे और बहुत करीब थे, जो मेरी भी मालूमात है, मामलात को हल करने में, मसला सिर्फ एतमाद का था कि पहला स्टेप कौन लेगा और उस पर अमल दरामद कैसे होगा। ओवरऑल अगर आप देखें, जो दो बड़े इश्यूज इस वक्त आइडेंटिफाई किए गए हैं, वो है एक तो ईरान की न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर के। ईरान जो जौहरी हथियार बनाने की बात करता है उसमें तो बड़ा क्लियर है कि वो जौहरी हथियार नहीं बनाना चाहता। लेकिन दो चीजें हैं, जो ऑलरेडी 60% इनरिच्ड यूरेनियम है, उसका क्या होगा, और फिर जो करंटली अपने सिविलियन न्यूक्लियर प्रोग्राम के लिए जो यूरेनियम इनरिचमेंट करते हैं ईरान का, उसका क्या है। अब उसके हवाले से जो पाकिस्तान में भी मुज़ाकरात हुए थे, अमेरिका जो है वो 20 साल का एक मोरेटोरियम चाह रहा है कि 20 साल तक ईरान कमिट करे कि वो किसी भी तरह की यूरेनियम इनरिचमेंट नहीं करेगा। ईरान कहता है कि नहीं, हम ये 5 साल तक के लिए मोरेटोरियम करने के लिए तैयार हैं। कॉस्ट इन्होंने रखी हुई है कि अच्छा ठीक है, ये कंडीशन है 20 साल तक ईरान जो है वो यूरेनियम की इनरिचमेंट नहीं करेगा, और कह रहे हैं कि 40 साल 50 साल या 100 साल पीछे धकेल दिया ईरान को। तो अमेरिका की क्रेडिबिलिटी आज की दुनिया में क्या रह जाती है इस तरह के गैर जिम्मेदाराना बयानात अगर इंटरनेशनल स्टेज पे लेके आ रहे हैं वो? तो देखिए, अमेरिका की जो क्रेडिबिलिटी है, पहले तो ये जंग जो उन्होंने शुरू की, क्लियर ऑब्जेक्टिव नहीं था, इसराइल के कहने के ऊपर जंग शुरू की, और 6 हफ्तों की जंग के बावजूद ईरान, बेशक उनकी जो क़यादत है उनको उन्होंने एलिमिनेट किया, लेकिन जो करंट सेटअप है वो अपनी जगह पे कायम है। फिर जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़, जो जंग से पहले एक नॉर्मल वहां पर मैरीटाइम ट्रैफिक चल रही थी, और आज जो दूसरा मैं नुक्ता बात करने वाला था, वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ जो है वन ऑफ द कंटेंशियस पॉइंट बन गया है। जो पहले वैसे ही वहां पे नॉर्मल जो शिपिंग जो ट्रैफिक है वो चल रही थी। तो इसी वजह से ये समझते हैं कि जो फैसला लिया था अमेरिकी सदर ट्रंप ने, ये बिल्कुल समझ से बालातर था, और अमेरिका में खुद भी इस पर बात हो रही है। तो बिल्कुल अमेरिकी सदर ट्रंप के आने के बाद अमेरिका की वो क्रेडिबिलिटी है ही नहीं, और यही वजह है, इससे पहले जो भी जंगें हुई हैं, वो अफगानिस्तान है, इराक है, या बाकी जगहों के ऊपर, कम से कम जो उनके अपने कोर इत्तेहादी होते थे उनका उन्होंने साथ दिया। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की एक स्टैंप भी उनको लग जाती थी। इस केस के अंदर उन्होंने सोलो फ्लाइट लिया, और नतीजा हमारे सामने है। अच्छा कामरान, ये जो अब एक नया हम कह सकते हैं स्ट्रोक खेला गया है ट्रंप की तरफ से कि जी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को उन्होंने कहा कि हमने ब्लॉकेड कर दिया, अब ईरान को भी वहाँ से गुजरने की, उनके शिप्स को गुजरने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। और हमने अभी तक जितना देखा है, ट्रंप का तरीक़ाकार या उनका मोडस ऑपरेंडी ये है कि एक तरफ वो प्रेशर डालते रहते हैं, दूसरी तरफ वो टॉक्स की बात कर रहे होते हैं और प्रेशर के ज़रिए अपनी कंडीशंस बनवाने की कोशिश करते हैं। राइट नाउ इस सिचुएशन के अंदर कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ ईरान के लिए भी ब्लॉक हो चुकी है, क्या जो अमेरिका है वो स्ट्रॉन्गर पोजीशन में आ गया, या फिर तेहरान गिव इन कर देगा टॉक्स के अंदर उनकी कंडीशन के मुताबिक?
देखिए 2 रोज पहले मैंने एक ट्वीट किया था, बिकॉज मैं कोशिश करता हूं कि जो हेडलाइन से पीछे जो कुछ चल रहा होता है, जब ये नेवल ब्लॉकेड वगैरह की बात हुई थी, तो इन रियलिटी मेरी कुछ रेलेवेंट लोगों से भी बात हुई, तो वो एक्चुअल नेवल ब्लॉकेड एक दिखावा था। एक्चुअल अगर नेवल ब्लॉकेड होता तो फिर इट्स अ डिफरेंट स्टोरी। और जो उन्होंने नेवल ब्लॉकेड था सिर्फ एक टेक्निकल मूव था, बिल्कुल ईरान के ऊपर दबाव डालने के लिए, और ईरान को भी उस चीज का पता था। और ठीक, ब्लॉकेड था ईरान के ऊपर दबाव डालने के लिए। अगर एक्चुअल नेवल ब्लॉकेड होता तो द सीन वुड हैव बीन डिफरेंट। थैंक यू कामरान फॉर जॉइनिंग अस एंड टेकिंग योर टाइम आउट। और आपने आके एक बड़ी मजे की इंसाइट है, जो कि ये है कि अगर एक्चुअल नेवल ब्लॉकेड होता तो पूरा सिनारियो डिफरेंट होना था। वक्त हमारे पास कम था, अदरवाइज और भी सवाल थे जो हम कामरान से करना चाहते थे। बट अगेन थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन करने के लिए। एक ब्रेक की तरफ हमें जाना है, अभी वापस आ रहे हैं। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट मसला है और आप सबके दिलों के भी बड़ा करीब होगा और जेबों के भी बड़ा करीब होगा। बिलों के भी करीब है, जेबों के भी बहुत ज्यादा करीब है। एंड दैट इज बिजली बहुत ज्यादा महंगी हो तो रही है, उसके साथ साथ अब लोड शेडिंग भी शुरू हो गई है। ये जो नया बहरान अब शुरू हुआ है ना, इसने बहुत ज्यादा पेचीदा कर दिया है जिंदगी को। हमें याद है एक वक्त में जब बहुत ज्यादा लोड शेडिंग हुआ करती थी, हम उसके यूज टू हुए, तो फिर आहिस्ता आहिस्ता करके हम उस लोड शेडिंग के जिन से छुटकारा पाए। अब दोबारा से लोड शेडिंग जब आई है ना, तो वो थोड़ा मुझे वो कहते हैं ना, पुरानी यादें आना शुरू हो गई हैं। कुछ ऐसी सिचुएशन बनती जा रही है। ऑल्दो मेरे घर पे लोड शेडिंग नहीं हो रही है, क्योंकि आप जहाँ पे रहती हैं वहाँ पे यूनिट वैसे ही महंगा है। अच्छा, अगर हम लोग बात करें लोड शेडिंग की, तो तकरीबन कुछ एरियाज पाकिस्तान के 12 घंटे तक पहुँच गए हैं शुरू होते साथ ही लोड शेडिंग। और मैं इस्लामाबाद में रहता हूँ और जिस जगह पे मैं रहता हूँ, मैं सोसाइटी का नाम किसी पर्पस से नहीं लेना चाहता, बट वहाँ पे भी 7-8 घंटे 9 घंटे तक की लोड शेडिंग शुरू हो गई है। तो हम सोच सकते हैं कि बाहर के इलाके पाकिस्तान के कितनी बुरी तरह सफर कर रहे होंगे। RLNG भी जो कि उसकी फरामी में भी प्रॉब्लम आ रहा है, और ये बढ़ती हुई तलब के बायस जो लोड शेडिंग है इसमें इजाफा देखने में आ रहा है। जबकि अगर सोलर सिस्टम्स के बारे में बात की जाए तो पाकिस्तान के अंदर, अभी हम लोग ब्रेक पे थे तो हमारे जो स्टीम्ड गेस्ट इस टाइम पे हमारे साथ बैठे हैं, इनसे यही चीज़ के बारे में बात हो रही थी कि कितनी कैपेसिटी है, कितने लग चुके हैं और कितने ऑफ ग्रिड हैं। उसके अंदर पाकिस्तान का केस पढ़ाया जा रहा है दुनिया के अंदर कि कितनी जल्दी हम लोग सोलर के ऊपर शिफ्ट हुए हैं। तकरीबन 3.5 लाख नेट मीटरिंग कनेक्शंस, और लगभग हम कह सकते हैं कि 6 गीगावाट सोलर की सलाहियत ने दिन के औकात में ग्रिड पर दबाव बहुत ज़्यादा कम किया है। लेकिन इसी पॉलिसी को हुकूमत ने ख़त्म भी कर दिया है, क्योंकि पता ही चला कि इससे क्रॉस सब्सिडी का बोझ बहुत ज़्यादा बढ़ रहा था। एक अंदाजे के मुताबिक ऑलमोस्ट 50% हमारे जो पाकिस्तानी है ना, वो सोलर के ऊपर शिफ्ट हो चुके हैं। हर 4 में से एक पाकिस्तानी ऑलमोस्ट वो सोलर पर शिफ्ट हो चुका है। अब इतना ज़्यादा बोझ अगर कम होता जा रहा है हमारे नेशनल ग्रिड के ऊपर, उसके बावजूद बिजली इतनी महंगी क्यों हो रही है? सवाल ये है। एक अंदाज़ा ये बताता है कि जनाब तकरीबन 10 रुपये में शायद बिजली का एक यूनिट बनता है। अगर 10 रुपये में बनता है तो हमें वो तकरीबन 57-58 रुपये में क्यों मिल रहा होता है? इसके पीछे रीजंस क्या है? क्या वाकई में बिजली की कमी है या फिर कोई और रीज़न है? ये सब समझने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है एनर्जी एक्सपर्ट डॉक्टर खालिद वलीद साहब, उन्होंने ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? क्या मसला है? बिजली का एक यूनिट अगर 10 रुपये का बन रहा है तो वो हमें 57 रुपये में क्यों मिल रहा है? देखिए, बिजली का एक यूनिट 23 रुपये में बन रहा है। जब आप उसको प्रोटेक्टेड कंज्यूमर्स पे लेके जाते हैं तो वो 10 रुपये पे आ जाता है। उसका जो बर्डन है वो कंज्यूमर्स बेयर करते हैं जो ज़्यादा बिजली कंज्यूम करते हैं। प्रोटेक्टेड कंज्यूमर्स वो हैं जो 200 से कम यूनिट्स यूज़ करते हैं 6 महीने तक, वो प्रोटेक्टेड हो जाते हैं, और उनका जो यूनिट है वो 10 रुपये का है। और पाकिस्तान में 56% ऑफ दी टोटल कंज्यूमर्स प्रोटेक्टेड कंज्यूमर्स हैं, विच मीन्स 56% कंज्यूमर्स का बोझ जो है वो लोग बेयर करते हैं, जो कि 3% से ज़्यादा नहीं है, और वो 700 से ज़्यादा यूनिट्स की बिजली कंज्यूम करते हैं। लेकिन असल मसला पाकिस्तान की जनरेशन कॉस्ट का है, कैपेसिटी चार्जेस का है। हम अगर बिजली ना भी यूज़ करें तब भी पावर प्लांट्स को पैसे देने हैं। अगर हमारा डॉलर ऊपर जाता है, हमारा इन्फ्लेशन ऊपर जाता है, हमारा इंटरेस्ट रेट ऊपर जाता है, तो कैपेसिटी चार्जेस बढ़ते जाते हैं। अभी भी जो अभी का क्राइसिस है, जो अभी की लोड शेडिंग है, ये फ्यूल क्राइसिस की वजह से है। RLNG आपके सिस्टम में नहीं आ रही है, तो उस RLNG की जो कमी है उसको आपने प्रोजेक्ट किया हुआ था। इस साल आपने 15% इलेक्ट्रिसिटी RLNG से बनानी थी, जो कि अब सिस्टम में नहीं आ रही, और वो जो 15% है वो अब आपको लोड शेडिंग की नज़र में नज़र आ रही है। डज नॉट मैटर कि अगर 50% तक लोग ऑफ ग्रिड हो भी गए हैं, उसके बावजूद बिजली ने महंगा होना ही है, चाहे बिजली है या नहीं है। बिजली ने महंगा होना है क्योंकि सोलर जो है वो दिन में होता है। आपको असल में जो RLNG और महंगे पावर प्लांट्स हैं वो रात को चलाने पड़ते हैं जब सारे लोग ग्रिड पे आ जाते हैं। उसका एक तरीका ये हो सकता था कि आप बैटरी को
जो है वो इंसेंटिवाइज करते हैं, जिस तरह से आपने सोलर को इंसेंटिवाइज किया। ठीक है। हमने तो सोलर से भी इंसेंटिव्स वापस ले लिए हैं। तो ये जो फ्रेगमेंटेड पॉलिसी मेकिंग है, शॉर्ट टर्म पॉलिसी मेकिंग है, इसकी वजह से आपको एक क्राइसिस से पॉलिसीज का दूसरे खमियाजा ही crisis में- भुगत रहे हैं आईपीपीज के साथ जो मुआहदे हुए थे। बाय द वे हम कहाँ पर स्टैंड करते हैं, क्योंकि कैपेसिटी पेमेंट्स तो अभी भी हमें करनी पड़ती हैं। आईपीपीज से रीनेगोशिएट किया जा रहा था कि मुआहदे बिल्कुल। जो है ना वो दोबारा से रिविजिट किए जाएंगे। उस पे हम कहाँ स्टैंड करते हैं, कब तक हमारी जिंदगियों के ऊपर ना कैपेसिटी पेमेंट्स रहेंगी? देखिए, जिन आईपीपीज के साथ निगोशिएट किया गया था, ये वो वाले आईपीपीज थे जिन्होंने अगले 2 साल में खुद से बंद हो जाना था, उनके मुआहदे ख़त्म हो जाने थे। Okay. उससे ऑलमोस्ट 1 रुपया बिजली की कीमत नीचे आई। लेकिन बड़े पावर प्लांट्स जो हैं, ख़ास तौर पे इंपोर्टेड कोल के पावर प्लांट्स, उनके साथ आपने 30-30 साल के मुआहदे किए हुए हैं। वो 2045-2050 में जाके एक्सपायर हो रहे हैं। तो या तो आप उनको अर्ली रिटायर कर दें या आप उनको रीपर्पस कर दें ग्रिड लेवल बैटरी फैसिलिटीज़ में, चाइनीज़ फाइनेंशियर्स के साथ निगोशिएट करें। लेकिन हम जब भी निगोशिएट करते हैं, हम निगोशिएट करते हैं कि हमारा जो कर्जा है उसको रोल बैक कर दें, उसको रीस्केड्यूल कर दें। लेकिन अगर उसको इकोनॉमिक टर्म्स पर रीनिगोशिएट किया जाए, पाकिस्तान के सोलर रेवोल्यूशन के साथ मिला के निगोशिएट किया जाए, क्योंकि वो चाइना से ही इंपोर्ट हो रहे हैं, तो चाइना अगर बैटरी में इन्वेस्ट करता है और वो वाली सोलर की जो बिजली जो आप दिन में बना रहे हैं उसको स्टोर कर लेते हैं, और रात के टाइम पे जब आपको महंगे पावर प्लांट्स चलाने पड़ते हैं तो बैटरी की बिजली यूज़ होती है, तो मुल्क का भी फ़ायदा, कंज्यूमर्स का भी फ़ायदा, और वो जो पावर प्लांट्स जो फाइनेंशियल क्रंच में हैं उनको भी विन विन सिचुएशन में। अच्छा, अगर हम लोग बैटरीज के बारे में बात कर रहे हैं और सोलर के बारे में बात कर रहे हैं, तो आई थिंक डिस्कशन के सेंटर पे जो पॉइंट है वो ये है कि हम लोग पीछे क्यों चले जाते हैं इंसेंटिव्स से, कि क्यों हम लोग इस चीज़ को जो दुनिया में अब जैसा कि बताया जा रहा है कि पढ़ाया जाता है पाकिस्तान का सोलराइजेशन जो है, हम लोग एक अदद आगे आने वाले मुल्क में से एनर्जी का सोल्यूशन, ग्रीन सोल्यूशन प्रोवाइड करने वालों में से हैं। क्या हमें हमारी इंडस्ट्रीज़ को सोलराइज करने पे ज़्यादा फोकस, जो कि मुझे लगता है करना चाहिए, क्या हमें करना चाहिए और इसके लिए इफेक्टिव पॉलिसीज़ क्या होंगी? जी देखें, पाकिस्तान का जो ग्रिड में इंडस्ट्री का रेशियो है वो कम है, वो कोई अराउंड 20% बनता है। चाइना में वो 50% प्लस है, विच मीन्स आप अपनी महंगी बिजली प्रोड्यूस करते हैं, डॉलर्स के थ्रू करते हैं, फ्यूल, इंपोर्टेड फ्यूल लेके, और उसको आप घरों को दे देते हैं। तो एक तरीका ये हो सकता है कि अपने इंडस्ट्रियल रेजिडेंशियल कंज्यूमर्स को आप सोलर पे ले आएँ, इंडस्ट्री को आप ग्रिड पे ले आएँ। दूसरा तरीका ये है कि आप इंसेंटिवाइज करें जो कम्युनिटी ग्रिड्स हैं, इंडस्ट्रियल ग्रिड्स हैं, वहाँ पे वो लोग खुद से अपनी इन्वेस्टमेंट से सोलर पैनल्स लगाएं, आप उनको फैसिलिटेट करें, और साथ में वो बैटरी इंफ्रास्ट्रक्चर भी लगाएं। अगर वो सरप्लस इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हैं तो वो रेजिडेंशियल कंज्यूमर्स की तरफ चली जाए। इससे ये होगा कि आपकी जो इनपुट कॉस्ट है वो नीचे आ जाएगी, और आपका जो सोलर रेवोल्यूशन है वो एक सोलर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की तरफ आ जाएगा। और फिर अगर आप ऐसी इंडस्ट्री बनाते हैं पाकिस्तान में जो इंडिजिनाइज करती है सोलर पैनल मैन्युफैक्चरिंग को, बैटरी मैन्युफैक्चरिंग को, एक बड़ा अच्छा केस स्टडी है पाकिस्तान का कि अभी लिथियम आयन बैटरीज चूँकि महंगी हैं, उनकी माइनिंग भी बड़ी महंगी है। अभी जो आने वाला दौर होगा वो होगा सोडियम आयन बैटरीज का, और सोडियम जो है वो टेबल सॉल्ट से मिलता है आपको, NaCl से, सोडियम क्लोराइड से, और पाकिस्तान में दुनिया की दूसरी बड़ी सोडियम की नमक की कान है। तो अगर पाकिस्तान उस चीज़ को इंडिजिनाइज करता है, एक पूरी इंडस्ट्री भी खड़ी हो रही होगी, एक बड़ा ग्रिड लेवल बैटरी एनर्जी सोर्स भी आपको मिल जाएगा, और आप उसको इंडस्ट्री के साथ भी लिंक कर सकते हैं। लेकिन अच्छा, चूंकि डॉक्टर साहब, इंटीग्रेटेड प्लानिंग नहीं होती तो आप डर पता है क्या लगता है पाकिस्तान के अंदर पॉलिसी समटाइम्स, बल्कि मोस्ट ऑफ द टाइम्स ऐसी बनती हैं जो अच्छी पॉलिसीज भी हो सकती हैं कि अल्टीमेटली हमारा नुकसान ही हो रहा होता है। जैसे सोलर के ऊपर जितने ज़्यादा लोग ट्रांसफ़र करेंगे, नेशनल ग्रिड को छोड़ेंगे, तो नेशनल ग्रिड में रहने वालों के लिए बिजली मजीद महंगी होती जाएगी। तो इसका मतलब है कि आप तो जानबूझ के लोगों को मजीद पुश कर रहे हैं सोलर की तरफ मूव करने के लिए, फिर जितने कम रहे। What is going to happen with the IPPs अगर हम कह दें कि 90% लोग सोलर पर चले जाते हैं? देखिए, ये फिर बड़ा IPPs कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है इसका। I really want to know. विशियस साइकिल है ये कि पाकिस्तान में बिजली महंगी है क्योंकि पाकिस्तान में बिजली महंगी है। जैसे जैसे बिजली महंगी होती जाती है, लोग सोलर पर जाते हैं, और लोग सोलर पर जाते हैं, डिमांड नीचे आती है, एक साइड पे अपने कैपेसिटी पेमेंट्स हैं वो देनी ही देनी है, तो बिजली और महंगी हो जाती है, और फिर वो साइकिल जो है वो कंटिन्यू रहता है। इसका एक सोल्यूशन ये है कि आप सोलर पैनल्स को फ़रोग देते जाएँ, अपने जो महंगे पावर प्लांट्स हैं उनको अर्ली रिटायर कर लें। अर्ली रिटायरमेंट या रीपर्पजिंग का मतलब है कि आप क्लाइमेट फाइनेंस जैसी फैसिलिटीज़ को यूज़ करते हुए, एशियन डेवलपमेंट बैंक्स की कुछ फैसिलिटी हैं, वहाँ से फाइनेंसिंग लेके आप उन पावर प्लांट्स को ख़रीद लें और उनके कार्बन क्रेडिट्स बना के आप उनको अर्ली मैं एक रिटायर चीज़ कर लें। समझना चाहूँगी, बहुत ज़्यादा
लोगों का सोलर पर मुंतकिल होना भी इस गवर्नमेंट के लिए ठीक नहीं है, बिकॉज देन दे वोंट हैव पीपल जिनसे ये चार्ज कर सके आईपीपीज या कैपेसिटी पेमेंट्स के लिए। देखिए हुआ ही ये है कि वो कंज्यूमर जो बिल बाकायदगी से देते थे और ज़्यादा बिल देते थे क्योंकि ज़्यादा बिजली कंज्यूम करते थे, वो सोलर पे चले गए। पीछे रह गए हैं वो लोग जो प्रोटेक्टेड कंज्यूमर्स हैं, वो 10 रुपये पर यूनिट पे बिजली खरीदते हैं और वो पॉलिटिकल रीजंस की वजह से आप उनसे, इकोनॉमिक रीजंस की वजह से आप उनसे ज़्यादा बिजली चार्ज भी नहीं कर सकते। तो एक लॉजिकल स्टेप ये है कि आप ये जितने भी आपने टैक्स रेवेन्यू कलेक्ट करें हैं, ख़ास तौर पे क्लाइमेट्स जो लेवी है या जो आपकी कार्बन टैक्स है, उसको रिसाइकल करें और प्रोटेक्टेड कंज्यूमर्स को सोलर पैनल्स दें ताकि आपका सब्सिडी का जो बर्डन है वो भी कम किया अच्छा जा डॉक्टर साहब, जो सोलर है वो एसेंशियली एनर्जी क्राइसिस का एक सोल्यूशन भी है और ग्रीन एनर्जी के लिए भी एक सोल्यूशन है। एनर्जी क्राइसिस इन एंड ऑफ इटसेल्फ एक मल्टी डायमेंशनल डोमेन है कि जिसको फिक्स करने के लिए बड़ी डिफरेंट अप्रोचेस चाहिए होती हैं। इन सब तमाम प्रॉब्लम्स के जो सेंटर पे चीज़ है वो आ जाती है आपके पास चीप एनर्जी प्रोडक्शन के जो रेडली अवेलेबल हो। पाकिस्तान को इस चीप एनर्जी को प्रोड्यूस करने के लिए क्या स्टेप्स हैं जो लेने ज़रूरी हैं? देखिए सबसे पहला काम ये करना है कि जो हमारी प्लानिंग की फ़िलासफ़ी है उसको चेंज करने की ज़रूरत है। अभी भी अगर आप पिछले बजट में पीएसटीपी की एलोकेशन देखें, वो अभी भी कैपेसिटी एक्सपेंशन सेंट्रिक है कि अभी भी आप पावर प्लांट्स बनाने की बात करें। आपने जामशोरो कोल जो कि इंपोर्टेड कोल पर चलता है उसके लिए एलोकेशन रखी हुई है, आपने बड़े हाइड्रो प्लांट्स के लिए रखी हुई है। दुनिया तो कोल से निकलना चाह रही है, कोल से निकलना चाह रही है। हमारे पास सरप्लस कैपेसिटी है, फिर भी हम कैपेसिटी में इन्वेस्ट करें। तो वो वाली जो एलोकेशंस हैं पीएसटीपी की, उसको रीओरिएंट करें ग्रिड लेवल बैटरी एनर्जी स्टोरेज पे, प्रोटेक्टेड कंज्यूमर्स के लिए सोलर पैनल्स दें जो कि अफोर्ड नहीं कर सकते। तो शायद हम एक अच्छे तरीके से इस बुरहान से वापस आई रियली वांट टू नो कि कौन से थिंक टैंक्स बैठे हुए हैं जो इतनी फ्यूचरिस्टिक किस्म की पॉलिसीज हमारी बना रहे होते हैं जिसका अल्टीमेटली नुकसान हमारी फ्यूचर जनरेशंस को, जो हमारे फोरफादर्स ने किया था एंड देन अभी हमें जो है ना उसका खमियाजा भुगतना पड़ रहा है। थैंक यू सो मच डॉक्टर खालिद हमें ज्वाइन करने के लिए। जनाब, बिजली जो है ना वो अभी मजीद महंगी होगी और अगर आप प्लान कर रहे हैं ना सोलर पर शिफ्ट करने का तो जल्दी कर लीजिए क्योंकि ये भी प्लान में शामिल है कि मजीद टैक्स भी लगाया जा सकता है सोलर पैनल। Now is the time. अभी वक्त है कि आप सोलर पर हो जाइए शिफ्ट। ऑलराइट जी, मौसम क्योंकि बहुत ज़्यादा रिलेट करता है बिजली की कंजम्पशन के साथ, और जब मौसम होता है ठंडा तो बिजली की कंजम्पशन थोड़ी सी ज़रा कम हो जाती है, लेकिन मौसम गर्म होता है ना तो फिर बिजली की कंजम्पशन होती है ज़्यादा। अब मौसम के बारे में आपको ये बता दूं कि बारिश का इम्कान जाहिर किया जा रहा है आज मुख्तलिफ इलाकों के अंदर। महकमा मौसमियात की शाम और रात के औकात में बालाई अगर खैबर पख्तूनख्वा की बात करें और इसके साथ साथ पंजाब की बात करें, वहाँ पर चंद मकामात पर बादल बरसने की पेशगोई सामने आई है। कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, शिमाल मशरकी बलूचिस्तान में रात को बारिश और जालाबारी का भी इम्कान। जालाबारी जो कि एक बहुत ड्रोनी चीज़ है और हम लोग इस्लामाबाद में देख चुके हैं और हो गई है। और खसूसी तौर पे गोल्फ बॉल साइज तो चलो ठीक है माना जाता है, लेकिन वो जो छोटा बच्चों का फुटबॉल होता है ना उस साइज के ओले गिरे। मदीना मुनव्वरा में अगर हम बात करें मौसम की, और क्यों ना बात करें, तो गरज चमक के साथ जो कि है वो मूसलाधार बारिश हुई है। अब नवाही इलाके जो हैं उनके वो, और बादल उन इलाकों में और बारिश उन इलाकों में जम के बरसी है। यहाँ पे तबूक और गिरदोनवा के इलाके भी मौजूद हैं। अब बारिश रियाज में भी हुई और तूफ़ानी किस्म की थी ये बारिश जो वहाँ पे हुई है। विजुअल्स आपकी स्क्रीन पे दिखाए जा रहे हैं और हम लोग ये सीज़न यहाँ पे तो एंजॉय कर ही रहे हैं, वहाँ पे उस माहौल में, उस जगह पे, मुकद्दस मकामात पे जिस वक्त अल्लाह पाक की रहमत बरसती है, तो आई थिंक मेस्मराइजिंग मनाजिर होते हैं कि आप जब वहाँ पर मौजूद हैं, सामने बैतुल्लाह है, अल्लाह का घर है, और आप वहाँ पर बारिश के कतरे जो है ना वो आपके चेहरे पर आप पर आकर गिर रहे हैं और आप वहाँ पर दुआ मांगे अल्लाह ताला से, उसका शुक्र भी अदा करें, उससे इस्तग़फ़ार भी करें और उससे अपने दिल की बातें करें, तो क्या ही वो मनाजिर होंगे। और वैसे भी कहा जाता है कि बारिश में तो रहमत होती है अल्लाह ताला की, और बारिश के दौरान जो भी दुआ मांगी जाती है वो कबूल होती है। तो आप लोगों ने जब भी बारिश हो नेक्स्ट टाइम दुआ करनी है पाकिस्तान के लिए भी, दुनिया के लिए भी, हमारे लिए भी, अपने लिए भी, और ये भी दुआ करनी है कि अल्लाह ताला हमें भी मौका दे कि हम भी वहाँ पर जा सकें, अल्लाह का घर देख सकें। और अगर ऐसी बारिश हो जाती है तो भाई क्या ही कहने। एक ब्रेक की तरफ जाते हैं, स्टे विद अस। वेलकम बैक वंस अगेन। हम एक मसले से निकलते हैं तो दूसरा मसला सर पर तैयार खड़ा होता है। अब लाहौर के अंदर सिचुएशन ये है कि एक मरतबा फिर से कुछ ऐसी खबरें आ रही हैं कि जी मंकी पॉक्स जो है ना वो तेज़ी के साथ फैलता जा रहा है। इस वक्त अप्रैल में हम खड़े हुए हैं, आधा महीना गुजर चुका है और 2026 के स्टार्ट से लेकर अभी तक तकरीबन इत्तलात हैं कि 30 के करीब मंकी पॉक्स के केसेस जो हैं वो रिपोर्ट हो चुके हैं। अब इसकी रीज़न क्या है, क्या वाकई में ये खुदा न खास्ता कोई एपिडेमिक बन सकता है, मज़ीद तेज़ी से फैल सकता है, ये जानने की कोशिश करते हैं।
हमारे साथ इस वक्त MS जनरल हस्पताल लाहौर प्रोफेसर डॉक्टर फरियाद हुसैन साहब मौजूद हैं। उनकी तरफ चलते हैं और उनसे ज़रा बात करते हैं। जी मुजम्मिल सर, मंकी पॉक्स एक ऐसा प्रॉब्लम है जो कम्युनिकेबल डिजीज़ में शामिल होता है और इसका नाम ही बहुत ख़तरनाक है, और जो जानते हैं कि किस तरह से इम्यून सिस्टम को और छोटी उम्र के बच्चों को इम्पैक्ट करता है, तो ये एक ऐसी चीज़ है कि जो बच्चे से बच्चे को पकड़ने में ज़्यादा देर नहीं लेती। क्यों फैल रहा है मंकी पॉक्स, क्या स्टेप्स हैं जो लेने चाहिए गवर्नमेंट को और कौन से ऐसे स्टेप्स हैं जो नहीं लिए जा रहे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू सो मच, आपने इनवाइट किया है। जैसा कि आपने बताया कि पिछले 2-3 सालों से जो पाकिस्तान में मंकी पॉक्स के केसेस हैं काफ़ी ज़्यादा रिपोर्ट हो रहे हैं, और KPK में और पंजाब में भी, जैसा कि आपने बताया, सिर्फ हमारे हॉस्पिटल में 25 के करीब केसेस जो हैं वो रिपोर्ट हुए हैं सस्पेक्टेड, और जिनको हमने PCR से कंफर्म किया है वो तकरीबन 7 to 8 कंफर्म केसेस हैं मंकी पॉक्स के। तो ये रिसेंट एक सर्ज आया है। बेसिकली ये एक वायरल ज़ूनोटिक डिजीज़ है, और मंकी पॉक्स जिसको अब एम पॉक्स कहते हैं, ये डिजीज़ इतनी पुरानी नहीं है। इसका पहला केस 1958 में डेनमार्क में रिपोर्ट हुआ था मंकीज में, और ह्यूमन ट्रांसमिशन पहली दफ़ा 1970 में रिपोर्ट हुई थी इस केस की। और उसके बाद इसके डिफरेंट आउटब्रेक्स दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में रिपोर्ट होते रहते हैं, और रिसेंटली पाकिस्तान में इसके आउटब्रेक्स जो हैं वो रिपोर्ट हो रहे हैं। लेकिन ये डिजीज इतनी खतरनाक नहीं है अगर वक्त पे इसकी तशखीस हो जाए और पेशेंट को हम टेस्टों के थ्रू इसको डायग्नोसिस को कंफर्म कर लें, तो इसका प्रोग्नोसिस ज़्यादा बुरा नहीं है, और इसमें 95 से 100% तक पेशेंट जो है वो मुकम्मल सेहतयाब हो जाते हैं। बस इसके फैलाव को रोकना कम्युनिटी में। इसके सिम्टम्स बता दीजिए प्लीज कि क्या क्या सिम्टम्स होंगे अगर खुदा न खास्ता किसी को मंकी पॉक्स हो जाता है, और फिर एहतियातें क्या हैं ये भी बता दीजिए प्लीज। बेसिकली ये वायरस जैसे ही इंसानी जिस्म में दाखिल होता है तो इसका इंक्यूबेशन पीरियड 5 to 20 डेज तक है, और इसके बाद इसकी अलामात जाहिर होना शुरू हो जाती हैं। अलामात इसके 2 फेजेस में आती हैं। पहली फेज जो है और उसमें नॉन स्पेसिफिक सिम्टम आती हैं, प्रोड्रोमल फेज उसे कहते हैं, जिसमें बुखार हो सकता है, सर में दर्द हो सकता है, नज़ला ज़ुकाम हो सकता है, खांसी आ सकती है। वो नॉन स्पेसिफिक सिम्टम इसको आ सकते हैं, वो 2 से 3 दिन तक रहते हैं। लेकिन 3 दिन के बाद एक रैश अपीयर होता है बॉडी पे, जो कि ज़्यादा फुट और हैंड्स को इन्वॉल्व करता है, और ये रैश मुख्तलिफ फेजेस में आता है। पहले ये मैक्यूलर फॉर्म में होता है, फिर पेप्यूल बनता है, फिर फाइनली ये पस्ट्यूल और कस्टिंग होती है इसकी, और ये रैश भी इसका ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 3 हफ्ते में बिल्कुल डिसअपीयर हो जाता है। और नॉर्मली ये बीमारी इन अलामात के साथ 3 से 4 हफ्तों में मुकम्मल तौर पे पेशेंट जो है इसमें ठीक हो जाता है। लेकिन बाज़ पेशेंट जैसे बहुत छोटे बच्चे या वो बच्चे जिनमें क़ुव्वत मुदाफ़ियत कम होती है, या ओल्ड एज के जो लोग हैं जिनमें इम्यूनिटी थोड़ी कम होती है, उनमें ये बीमारी शिद्दत भी इख्तियार कर सकती है। उन लोगों को ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है। कम्युनिटी लेवल में इसका एहतियात ये है कि जो पेशेंट या जो मरीज़ जिनको अलामात ज़ाहिर हो रही है, स्पेशली फीवर और जिस्म में कोई दाने अपीयर हो रहे हैं, उनकी हम एयरपोर्ट पे ही उनकी स्क्रीनिंग करें, उनको क्वारंटाइन करें, और उनको आम पब्लिक में जाने से। डॉक्टर साहब, मंकी पॉक्स की कोई वैक्सीन या कोई ऐसा शॉट जो आप सीजनल लगवा सकें या एनुअली आप लगवा सकें और उससे आपको बचत हो जाए, फ्लू की तरह? बिल्कुल। पाकिस्तान में तो इसकी वैक्सीन फिलहाल अवेलेबल नहीं है, और ना ही इसका कोई मौसर किस्म की एंटीवायरल है। इसके इलाज में सिर्फ हम सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट ही करते हैं, लेकिन बचाव ही इसकी वाहद इलाज है इस वक्त। और जो भी केस कम्युनिटी में हमारा डायग्नोज होता है, उसको हम अलहदा हवादार कमरे में जिसमें बाथरूम हो और उसके पहनने के और सोने के कपड़े भी अलहदा हों, और जब तक ये रैश उसकी बॉडी पे रहे उसको अलहदा कमरे में हम आइसोलेट करें, ताकि ये बीमारी जो है वो डायरेक्ट कांटेक्ट में आने से और सांस के थ्रू दूसरे मरीजों में फैल सकती है। तो इसका फैलाव जो है वो हम
रोकें, यानी अभी ज्यादा जरूरत इस बात की है। क्वारंटीन करना जो है वो बिल्कुल। ज़्यादा बेहतर होगा। थैंक यू सो मच Thank you, डॉक्टर sir. फरियाद हमें ज्वाइन करने के लिए। भाई सबसे इंपॉर्टेंट ये है कोई भी बीमारी के लिए, स्पेशली आज हम मंकी पॉक्स की बात करें, लेकिन कोई भी मसला हो जाए मुजम्मिल, हर डॉक्टर ये बात करता है कि आपने अपनी इम्यूनिटी के ऊपर बहुत ज़्यादा काम करना है, अपनी लाइफस्टाइल को चेंज करना है और एहतियात जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। एंड व्हेन इट कम्स टू योर हेल्थ तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आपने इम्यूनिटी पे काम करना है और इम्यूनिटी पे काम करने के लिए बहुत ज़्यादा तरीके हैं। उनमें से एक तरीका जो मुझे लगता है कि जो आपको स्ट्रेंथ भी देता है, आपकी फाइबर की ज़रूरियात को भी पूरा करता है, जो गुड फैट्स हैं उनको भी पूरा करता है, वो आजकल है सीड्स। अब सीड्स कौन कौन से होते हैं? चिया सीड्स होते हैं, फ्लैक्स सीड्स होते हैं, पम्पकिन सीड्स आजकल मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आए हुए हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी कंजम्पशन थोड़ी ज़्यादा हो रही है, इसलिए पिंपल्स वगैरह भी हो रहे हैं। तो ये किस तरह से यूज़ करने चाहिए, कौन कौन सी चीज़ों के अंदर आप इस्तेमाल कर सकते हैं, पोर्शन साइज़ कितना होना चाहिए? अगला हमारा सेगमेंट जो है वो इन सीड्स के बिल्कुल बारे में। सीड्स के बारे में, और सीड्स के बारे में हमें जिस चीज़ का पता नहीं होता वो उनकी न्यूट्रिशनल वैल्यू और किस तरह से वो फिजिकल शेप चेंज करते हैं मुख्तलिफ मीडियम्स के साथ इंटरेक्ट करते वक्त। हमारे पास डॉक्टर नौशीन अब्बास न्यूट्रिशनिस्ट हैं और वो मौजूद हैं स्टूडियो में। गपशप चल रही थी जब हम ब्रेक पे थे और इनके साथ अलावा सीड्स के भी गपशप करने का बड़ा मजा आ रहा था, जो कि मैं तो करूंगा इस सेगमेंट के बाद, लेकिन आप लोग जाएंगे इसके सेगमेंट के बाद ब्रेक पे। अस्सलाम वालेकुम मैडम, गुड मॉर्निंग, कैसी हैं आप? अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, कैसे आप दोनों? जबरदस्त। ठीक-ठाक, अच्छा, बिल्कुल। आजकल जो मेरी को होस्ट यहाँ पे चिड़िया बनी हुई है, बीच खाती फिर रही है इधर उधर से, मुझे ये बताएं, मैं खुद भी चिड़ा हूँ, मुझे भी पसंद है बीज बहुत ज़्यादा। हमारे पास सबसे ज़्यादा न्यूट्रिशन पैक्ड सीड्स कौन से हैं और सबसे ज़्यादा गलत इस्तेमाल होने वाला सीड हमारे पास पाकिस्तान में कौन सा है? अरे वाह, सबसे पहले तो बताना चाहिए कि सीड्स जो है वो फेंकने के लिए नहीं है। सीड्स जो है वो हमेशा कंजम्पशन के लिए अल्लाह ताला ने उसका कोई मकसद बनाया है। सीड्स को है क्या, इसलिए एक तो पावर हाउस है। सीड्स आर लिटरली पावर हाउस। दे हैव विटामिन्स, दे हैव अमीनो एसिड्स, दे हैव प्रोटीन्स। ये वो सारी चीज़ें हैं जो कि आपको ज़रूरत है। उसके अलावा विटामिन्स भी आपको इन्हीं सीड्स से मिल रहे होते हैं। ठीक है। हमने सीड्स का इस्तेमाल क्या करना है, पहले तो हम बात करते हैं कि कौन से सीड्स अच्छे हैं और फिर हम बताएंगे क्या उनके मिस यूज़ भी किया जा रहा है। ठीक है, इफ़ वी टॉक अबाउट बीइंग अ डॉक्टर, मेरे लिए इन्फ्लेमेशन, सोजिश की कैफियत जिस्म में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और अक्सर चीज़ें इसी से जन्म ले रही होती है, इसी से आप इम्यूनिटी की बात करेंगे। आपकी बॉडी परसिस्टेंटली इन्फ्लेम्ड है तो आपकी इम्यूनिटी भी वीक रहना शुरू हो जाएगी। Okay. सो अगर आप चाहते हैं कि आपकी इम्यूनिटी बिल्डअप हो और स्ट्रॉन्ग है तो फ्लैक्स सीड्स यानी कि अलसी के बीज आप इस्तेमाल करें। अब यूज़ कैसे करना है और कितना यूज़ करना कितना है, करना है? सबसे पहले तो ये है कि फ्लैक्स सीड्स को आपने क्या करना है, ग्राइंड कर लेना है। आप उसको प्रॉपर नहीं खा सकते क्योंकि अगर आप उसको खाते हैं और चबाते हैं तब भी वो प्रॉपर्ली ग्राइंड नहीं होता और उसका जो एक इनर कंटेंट है जो कि इंपॉर्टेंट है आपकी बॉडी के लिए, वो स्टूल में ऐसे ही वॉश आउट हो जाएगा। ओके। आपने उसको ग्राइंड करके एयर टाइट बॉटल में फॉर द ड्यूरेशन ऑफ 3 months, नॉट मोर देन दैट। एक तो ये, इससे ज़्यादा अगर फ्लैक्स सीड्स आप रखेंगे तो वो उसकी अफादियत थोड़ी सी मेहनत कर लें, डेली ग्राइंड कर लें, इतना मसला तो है नहीं उसको। हाँ, लेकिन देखो फंगल स्पोर्स बनते हैं, पता तो नहीं लगता। लेकिन जो द पीपल हु आर बिजी, सुबह रन अराउंड है, बच्चे हैं, वर्किंग वुमेन है, मर्द हजरात हैं, टाइमिंग का इशू है, तो इसलिए फिर मैं कहती हूँ कि ग्राइंड करके अच्छा, रखना है। ये तो ग्राइंड वाले आप 3 months तक रख सकते हैं, लेकिन जो अगर होल्ड रख रहे हैं तो वो आप लॉन्गर पीरियड वो आप लॉन्गर रख सकते हैं और एयर टाइट बॉटल में रखना है। Alright. क्योंकि अगर उसको हवा लगेगी तो वो ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, देन दे आपके लिए लोग फायदेमंद रोटी भी तो बना के खाते हैं फ्लैक्स सीड्स की। बिल्कुल खाते हैं फ्लैक्स सीड्स की। आप उसका आटा जो है उसी वक्त वो फ्रेश होता है, वो आप प्रॉपर नहीं कर सकते। आप उसको अगर मिक्स आटा है तो वो अलग बात है। ठीक है। तो अगर आप वेट लॉस की बात करते हैं और आप इन्फ्लेमेशन की बात करते हैं तो आप फ्लैक्स सीड्स लें। खाने से 15 से 20 मिनट पहले हाफ टू 1 टीस्पून ऑफ फ्लैक्स सीड्स इज इनफ, क्योंकि इट्स अ पावर हाउस। उसमें बहुत सारे विटामिन्स, मिनरल्स, सारी चीज़ें हैं, ओमेगाज हैं, तो वो आपको हेल्प आउट करेंगे। और मैं खाने से पहले इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आपका जो वो फूलता है, जब वो फूलता है पेट में जाके तो आपको फीलिंग इट विल मेक यू फील फुल। यस, ठीक है। आपका पोर्शन कंट्रोल। चलिए, पहले तो मेरा तरीकाकार गलत साबित हो गया क्योंकि मैं बहुत ज्यादा फ्लैक्स सीड यूज करी थी एंड विदाउट ग्राइंडिंग देम यूज करी थी। नेक्स्ट की बात कर लेते हैं चिया सीड्स। चिया सीड्स, इफ यू आर फेसिंग कॉन्स्टिपेशन या आपको फाइबर की इंटेक आपकी कम है बॉडी में, तो आप चिया सीड्स और बेसल सीड्स, बेसल सीड्स हैं तुख्म लंगा, चिया सीड्स हैं तुख्म शहदवती। ठीक है, आपने लेना कैसे है, 1 गिलास नीम गर्म पानी में आपने उनको भिगो दिया एंड लाइक चिया सीड्स टाइम लेते हैं, उसको 15 से 20 मिनट चाहिए। फ्लैक्स सीड, अब वो दूसरे जो बेसल सीड्स हैं वो 10 मिनट में ही फूल जाते हैं। आप चाहे तो आप
वैसे भी ले खा सकते हैं, आप चाहें तो अपनी दलिए में डाल सकते हैं, आप चाहें तो स्मूदी में डाल सकते हैं। सो ये आपका क्या करेगा, एक तो आपको फाइबर प्रोवाइड कर रहा है, फाइबर दे रहा है। अगर आपकी लिपिड प्रोफाइल ऊपर नीचे है तो ये आपको बहुत फ़ायदेमंद हो सकता है। कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम है, लोगों को क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन रहती है, कब्ज़ की सूरत हाल है, तो ये आपको हेल्प आउट कर सकता है। क्या 1 टेबल स्पून ऑफ चिया सीड्स या फ्लेक्स या बेसल सीड्स, तो तुखमलंगा कहलाते हैं, आसान लफ्जों में आपने ले लिया, पानी में उसमें करके आपने उसको उसका साइज बड़े होने देना है। मेन चीज़ ये है कि क्योंकि अगर आप उसका साइज प्रॉपर नहीं होने देंगे ना आयशा, तो जब आपके जिस्म में जाएगा तो वो आपका पानी अब्जॉर्ब करेगा। तो इंस्टेड ऑफ बीइंग हैविंग अ रिलीफ फ्रॉम कॉन्स्टिपेशन और हैव वो और दूसरा तरीका भी गलत साबित हो गया, बिकॉज मैं उनको बिल्कुल भी पानी के अंदर रख के नहीं खा रही थी। दैट इज व्हाई मुझे डिहाइड्रेशन बहुत ज्यादा बॉडी में। अच्छा, दूध में अगर डाल देना तो एक बड़ा मजेदार तरीका है कि वो खुद ही खीर जैसा है, एक सब्सटेंस वो बन जाता है, तो वो भी आप कर सकते हैं। अच्छा, कौन से ऐसे सीड्स हैं कि जिनको कभी भी कंबाइन नहीं करना चाहिए? कंबाइन नहीं करना चाहिए, ऐसा कोई इसकी कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है सीड्स की। जैसे होता है ना, जैसे आयरन कैल्शियम साथ नहीं लेना, तो इनकी कोई ऐसी कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है। बट लिसन टू योर बॉडी, आपको अपने जिस्म को सुनना है। हो सकता है जो हम बातें करें बहुत से लोगों को फ्लैक्स सीड्स नहीं सूट करें, वो कहें जी डॉक्टर नौशीन ने और हम न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से तो हमें पता चला कि खाना है तो फायदा। सो यू हैव टू लिसन टू योर बॉडी। आपका जिस्म आपसे बात करता है, आपने देखना है कि आपकी रिक्वायरमेंट किस तरीके से है। आप अपनी इम्यूनिटी बिल्डअप करना चाह रहे हैं तो आप कोशिश करें कि आप पम्पकिन सीड्स लें, कद्दू के बीज। कद्दू के बीज जो है वो बेसिकली उसका छिलका उतरता है, अंदर से गिरी निकलती है, आपने उसको चाहे तो चबा भी सकते हैं, चाहे तो उसका पाउडर फॉर्म भी ले सकते हैं। पाउडर में बार बार इसलिए कह रही हूँ, देखो बच्चे दे जनरली डोंट ईट सीड्स, आप उनके खाने में पाउडर ऐड कर दें, उनको पता भी नहीं चलेगा। बुजुर्ग दांतों की वजह से चबा नहीं सकते, एब्जॉर्प्शन भी बेहतर होगी। एब्सोल्युटली एब्जॉर्प्शन बेहतर हो जाती है। ये पंपकिन वही ग्रीन वाले सीड्स, बिल्कुल कद्दू के बीज होते हैं। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, मेरे जैसा इंसान जो स्नैकिंग बहुत ज़्यादा करता है इस तरह के सीड्स के ऊपर, क्या ऐसा भी हो सकता है कि मैं अपनी कैलोरी इनटेक जो है वो बहुत ज़्यादा कर लूँ, शुगर फ्री कैलोरी इनटेक बहुत ज़्यादा अगर मैं कर लेती हूँ इसकी वजह से, तो क्या उसकी वजह से मुझे वेट गेन भी हो सकता है? एंड टाइमिंग कौन सी बेहतर है इन सीड्स को लेने की? अच्छा देखो, वेट गेन नहीं हो सकता बट इट कैन डेफिनेटली अफेक्ट योर डाइजेस्टिव सिस्टम। ओके, क्योंकि सीड एक भारी चीज़ है जिसको आसान लफ्जों में हम कहें तो आपके मैदे को डाइजेस्ट करने में टाइम लेती है, ठीक है। तो ये हो सकता है कि आपको फीलिंग ऑफ फुलनेस, इस तरह की वो सेटिस्फैक्शन और आपको एक अनकंफर्टेबल फीलिंग रहे, तो आपने कोशिश करनी है कि आपने उसके पोर्शन के साथ रहना है। सीड्स जनरली ब्रेकफास्ट से बहुत अच्छा टाइम है, बिफोर लंच बहुत अच्छा टाइम है, रात के टाइम आई जनरली डोंट रिकमेंड, क्योंकि जनरली तीसरा तरीका भी गलत साबित हो गया। क्योंकि हाँ, रात के वक्त देखो समटाइम्स यू नॉट एक्टिव दैट वे, आपका यूरिन आउटपुट भी वैसा नहीं है, आपका बावल भी ऐसा नहीं है, आप थोड़े स्टैग्नेंट लाइफस्टाइल में चले जाते हो, स्पेशली यू गाइस, बिकॉज आप लोग सुबह उठते हो तो रात तक बिल्कुल एनर्जी लेवल्स डिप्लीट हो रहे थे बीइंग एन ह्यूमन। तो विद ब्रेकफास्ट इज द गुड टाइम, बिफोर लंच इज अ गुड टाइम, बिफोर टी इज अ गुड टाइम, इवनिंग टी आप ले सकते हैं, रात में थोड़ा सा अवॉइड करें क्योंकि मेन एंड वुमेन आर हार्डवायर्ड बाय गॉड, हार्मोनल हमारे जो चेंजेस हैं वो डिफरेंट होते हैं, हमारे पैटर्न्स डिफरेंट होते हैं। तो सीड्स की कंजम्पशन हम दोनों मर्द और ख़वातीन जो हैं वो एक जैसे कर सकते हैं, या इसके अंदर कोई ख़ास तरीका है कि हम लोग मेल्स एक प्रेफर्ड पैटर्न पे चलें और फीमेल्स एक प्रेफर्ड पैटर्न पे चलें तो बेहतर एडजस्टमेंट होगी? सो यस इट इज़, जैसे व्हेन वी टॉक अबाउट सीड साइकिलिंग, हार्मोनल इम्बैलेंसेस इन विमेन, यानी कि उनकी साइकिल्स इरेगुलर हैं, इनफर्टिलिटी के इश्यूज हो रहे हैं, तो हम जनरली विमेन के बारे में बात करें, जिसमें आपके पास पम्पकिन सीड्स हैं, सेसमी सीड्स हैं, आपके पास फ्लेक्स सीड्स हैं और आपके पास चिया सीड्स, ये सारी चीज़ें हो गई। आपने मेल्स की बात की, शुरू में भी डिस्कस कर रहे थे, अगर आपको लगता है आपके हार्मोनल टेस्टोस्टेरोन लेवल से आप कंसर्न्ड हैं तो आप ज़रूर एक प्रोफेशनल हेल्प लें। पहले अपनी हिस्ट्री दें, आपको फील क्या हो रहा है, आपको ज़रूरत क्यों महसूस हो रही है। जस्ट बिकॉज यू सॉ इट ऑन द सोशल मीडिया एंड देयर वाज सच ब्लिंकी स्टोरी कि आपने कहा वाओ ये तो बस करना है, तो इससे ऐसे नहीं होता। सो एवरी ह्यूमन बीइंग हैज़ अ डिफरेंट रिक्वायरमेंट व्हेन यू टॉकिंग अबाउट सीड्स। आपकी बॉडी उसको एब्जॉर्ब कर रही है, उसको इसका रिस्पॉन्ड कर रही है, वो एब्जॉर्ब नहीं कर पा रही है, सारी चीज़ें आपने देखी। अच्छा, ग्रेनोला बार की सूरत में भी लोग अक्सर इसको खा रहे होते हैं और वो वो डेट्स के साथ मिक्स करके, वो लगता बहुत ही मज़े का है। मेरे माइंड में है कि मुझे वो बनाना है, बट आपसे मैं मुझे बहुत मज़े का लगता भी है। अच्छा चलें ठीक है, ये कह रहे हैं कि इनडायरेक्टली कि मेरे लिए लेकर आना अगर बनाओ तो। ग्रेनोला बार का कोई अगर इजी रेसिपी
इफ़ यू हैव इन माइंड वो बता दीजिए, और फिर वो कितना लेना चाहिए, क्योंकि उसके अंदर फिर सारे सीड्स भी होंगे, ड्राई फ्रूट्स भी होंगे, खजूरें भी होंगी, Yes. तो वो कैलोरी डेंस बन सकता है। कैलोरी डेंस, देखो ग्रेनोला बार्स आर बेसिकली इंस्टेंट फूड बार्स, ठीक है। हाँ, हाई ऑन प्रोटीन्स बिकॉज हम उसमें नट्स ऐड कर रहे हैं, हम उसमें सीड्स ऐड कर रहे हैं, हम उसमें खजूर है, फिग्स हैं, यानी कि अंजीर का भी इस्तेमाल है। आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं तो कहूँगी कि आप वाई डू यू, आप अपना डे का स्टार्ट क्यों नहीं लेते उससे, आप उसको घर में मेड करें और साथ में आप दही का इस्तेमाल करें। तो प्रोबायोटिक्स आर गोइंग टू हेल्प यू आउट, बिकॉज आपका प्रोबायोटिक आपके गट के लिए आपको चाहिए। तो जब आप कोई ऐसी चीज़ ले रहे हैं तो आप उसको कर सकते हैं। आसान तरीका क्या है, बादाम है, अखरोट हैं, आपके पास फ्लेक्स सीड्स हैं, आपके पास पम्पकिन सीड्स हैं, आपके पास खजूर है, फिग्स का इस्तेमाल है, यानी कि इंजीर, ये आपने लिया और इसमें हल्का सा जैगरी अगर आप करना है या हल्का सा हनी आप ऐड करके उसका लुब्रिकेंट बना सकते हैं। Okay. और रोस्टेड है तो इजीली खा लिया जाएगा। कहीं आपको लगता है कि यार ये मुझे डाइजेस्ट नहीं हो रहा, तो उसको आप पाउडर फॉर्म में उसका ऐड कर लें। Okay. तो दिस इज द वे ऑफ डूइंग इट। नहीं होता तो योगर्ट इज द बेस्ट वे कि आप उसमें सीड्स ऐड करें और दही के साथ आपको करें तो वो आपको कॉम्प्लीमेंट लें जी मेरा तो व्यूअर्स, आप dessert बन तक जाता है पहुंच वो, गया बहुत ही ये मजे का। डिजर्ट जिसके अंदर आप दही या हनी या जैगरी यानी कि गुड़ के साथ आप इन चीजों को मिला के रोस्ट करके खा बना सकते हो और अपनी मॉर्निंग का स्टार्ट आपने लेना है। दिस हेल्थ चेक वाज ब्रॉट टू यू बाय खरीदना आपको- आयशा यूसुफ एंड खरीदना डॉक्टर आपको खुद ही पड़ेगा। आपको ठीक है, खरीदना आपको खुद ही खरीदना पड़ेगा। आपको खैर खुद से ही पड़ेगा। डॉक्टर साहब थैंक यू, आपने हमें so ज्वाइन much. किया, अपनी सुबह के Always साथ a में वक्त pleasure. निकाला। इसी के साथ चलते हैं एक ब्रेक की तरफ, वापस आते हैं तो मुलाकात होती है। स्टे विद अस। खुश आमदीद एक मरतबा फिर आपको कहते हैं, और बहुत ही एक ज़बरदस्त पॉलिसी जो है वो तकरीबन बनने के करीब पहुंच चुकी है। पायलट प्रोजेक्ट जो है ना उसका बन चुका है, एंड दैट इज़ लाइव स्टॉक इंश्योरेंस स्कीम का बाकायदा तौर पर अब लग रहा है कि आगाज़ हो जाएगा पाकिस्तान के अंदर। अब लाइव स्टॉक इंश्योरेंस का मतलब यह है कि वो तमाम आप फार्मर्स कह लीजिए या जो लोग अपने घरों में जानवर रखते हैं, अपने डेरों पर जानवर रखते हैं, अगर उनकी जानें चली जाती हैं, उनके जानवर मर जाते हैं, तो फिर एक ऐसा ऑप्शन उनके पास मौजूद होगा। अगर वो ये स्कीम करवा लेते हैं, स्कीम का हिस्सा बन जाते हैं, तो वो क्लेम कर सकते हैं गवर्नमेंट के थ्रू, अपने जानवरों के बदले पैसे को क्लेम कर सकते हैं। तो ये नई स्कीम जो है पाकिस्तान में बनने जा रही है। उसको ग्राउंड्स पे किया गया इसके पायलट प्रोजेक्ट के लिए और देखने के लिए। वहाँ पे लेपर्ड अटैक्स होते हैं यूजुअली जो हमारे फार्मर्स हैं जो लाइव स्टॉक में फार्मिंग कर रहे हैं। तो इस इंश्योरेंस कंपनी ने, हम WWF की बात कर रहे हैं, इंश्योरेंस कंपनी के साथ मिलकर लाइव स्टॉक इंश्योरेंस की स्कीम का आगाज़ गिलगित बल्तिस्तान से किया है। और गिलगित के अंदर क्यों? क्योंकि लेपर्ड अटैक्स, इस तरह मैंने भी आपको बताया, ये जानवरों की जो निगरानी है इसमें ये टैगिंग पहले आएगी। पहला स्टेप आपका होगा, आपके जानवर टैग होंगे। फिर उसके बाद WWF पाकिस्तान के तर्जुमान जो हैं उनका ये कहना है कि इस स्कीम का मकसद लेपर्ड्स के हमलों से बचाना है ये मवेशियों को, और अगर ज़ाया हो जाती है किसी मवेशी की जान और वो टैग्ड है, यानी कि WWF की डेटाबेस में वो शामिल है और आपने इस स्कीम का अपना पार्ट बनाया हुआ अपने फार्म को, तो उसकी फिर रेम्यूनरेशन भी आपको तो दी इसका जाएगी। क्या मतलब समझे हम मुजम्मिल के, वो तमाम किसान जिनके पास जानवर मौजूद हैं, उनको अगर इस स्कीम का हिस्सा बनना है तो अपने जानवरों को टैग करवाना पड़ेगा पहले, यानी कि उस डेटा का हिस्सा बनवाना पड़ेगा? आपको उस डेटाबेस का हिस्सा बनवाना पड़ेगा। ठीक है। ये मजीद कहाँ कहाँ पर जो है लॉन्च हो सकती है, फ्यूचर की क्या प्लान्स हैं, क्या प्रोसेस हैं, और अभी तक क्या प्रोसेस कहाँ तक पहुँचा है? हमारे साथ इस वक्त मौजूद है मोहम्मद इब्राहिम खान साहब, डायरेक्टर फॉरेस्ट वुल्फ पाकिस्तान। अस्सलाम वालेकुम इब्राहिम साहब, कैसे आप? ठीक ठाक हैं? बहुत अच्छा, शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। ये जो स्कीम है, इस स्कीम की जो प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन है उसके बारे में थोड़ा सा बात करें कि फ्यूचर क्या है और अभी करंटली किधर है? ये थोड़ा सा मैं स्टार्ट करूँगा उस टाइम से कि जब तकरीबन 20-25 साल पहले सही हमें कई रिपोर्ट्स आते रहे हैं कि लोगों के जानवर मरते रहे हैं, लोगों के जानवर पे अटैक हुआ, इवन ह्यूमन बींग्स पे अटैक होते रहे। जी जी। और उसकी कई वजूहात लोग अपने जहन में उनके मतलब खदशात उभर रहे थे कि ये जो लेपर्ड है ये किसी ने आके यहाँ पर छोड़ दिए हैं, और वाइल्ड लाइफ वालों ने यहाँ पे लेपर्ड छोड़ दिए, हमारे माल मवेशी को ख़तरा है, हमारी ज़िंदगी को ख़तरा है, और कई मतलब इस तरह कन्फ्यूजन क्रिएट होती रही है। और तो उस वजह से फिर हमें मजबूरन सोचना पड़ा कि कैसे हम इन लोगों को प्रोटेक्ट करें, इनकी जो खदशात है उसको कैसे कम से कम रखें, कम कर लें, ताकि ये कंजर्वेशन भी चले और इनको कंपेंसेट भी किया जाए। तो हमने कई दफ़ा कोशिश की, हमने कंपेंसेशन का भी सोचा, कई प्रोजेक्ट्स में इसका हिस्सा बनाया कि जहाँ अगर कोई लाइफ स्टॉक पे अटैक होता था तो हम जाके उनको कंपेंसेट करते थे थोड़ा बहुत, लेकिन वो एक सस्टेनेबल सोल्यूशन नहीं था। तो आहिस्ता आहिस्ता फिर हमने मतलब आगे जाके इस पर सोचना शुरू किया कि कैसे
इसको एक मेन स्ट्रीम जो इंश्योरेंस पॉलिसी के सही। हवाले से कैसे इसको लॉन्च किया जाए। ठीक है। और जाहिर है कि जो इंश्योरेंस कंपनीज होती हैं उनके अपने प्रॉफिट का भी ख्याल होता है, वो एक बिज़नेस होता है, और इसको एज ए बिज़नेस मॉडल हम कैसे पेश करें, तो ये हमारे लिए बड़ा चैलेंज था। तो सोचते सोचते फिर हमने अप्रोच किया जुबली इंश्योरेंस को, और उनने मतलब हम उनके बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार है कि उन्होंने हमें हामी भरी और हमारे साथ इस सफ़र में शिरकत की। तरीक़ाकार थोड़ा सा बताइएगा। एक किसान है, उसके पास कुछ जानवर मौजूद हैं, तो वो टैग करवाएगा, टैग करने के बाद क्या उसके जानवर डेटाबेस का हिस्सा बन जाएंगे? एक जानवर के बदले वो कितना क्लेम कर सकता है? थोड़ा सा इन चीज़ों के बारे में आप इसको एक नॉर्मल इंश्योरेंस पॉलिसी के तौर पे समझें, है। मतलब इट्स नॉट डिफरेंट देन नॉर्मल इंश्योरेंस पॉलिसी। लाइफ इंश्योरेंस हो सकती है, गाड़ी की इंश्योरेंस हो सकती है, जी जी। उस तरह ही की इंश्योरेंस है। और ये कोई बिजनेस मतलब एक बड़े फार्म्स के लिए नहीं है, ये इंडिविजुअल स्मॉल फार्मर्स के लिए, ठीक है। और वो एरिया जहाँ पर लेपर्ड का मस्कन है, जहाँ स्नो लेपर्ड का मस्कन है या जहाँ पर कॉमन लेपर्ड का मस्कन है, उस एरिया के सराउंडिंग में हमने इसको वो कर दिया, डिज़ाइन किया। और इसका तरीक़ाकार ये है कि पहले जानवर के मतलब एक जानवर को एवलुएट किया जाएगा कि इसकी कीमत क्या है, इसकी जेंस क्या है, मेल है फीमेल है, उम्र क्या है, और बकरी है, लाइफ मतलब वो है काव है या बुल है, क्या चीज़ है, और उसको बाकायदा उसका एक डेटाबेस हम बनाते हैं, उसको रजिस्टर करते हैं, और बमाए उसके फार्मर्स के जो कवायफ होते हैं वो हम उसको इंदराज उसमें करते हैं, और उसको एक आईडी देते हैं हर एनिमल को, और उस एनिमल को फिर ईयर मार्क मतलब उस तरह टैग किया जाता है, और वो उसका मतलब आईडी होता है। अगर कहीं मतलब है वो उस पर अटैक होता है तो फिर एक टेक्निकल कमेटी होगी, और उनके जो जुबली इंश्योरेंस के जो रिप्रेजेंटेटिव्स है उसको वेरीफाई करेंगे कि वाकई ये अटैक से मरा या किसी और तरीके वजह से मरा, या मतलब गिर गया या जो भी वजह है, उसको एवेलुएट करके फिर मतलब है उसकी जो है ना वो जो कीमत है वो उसको अदा की जाएगी एज ए क्लेम। वो एक तरीक़ेकार है उसका। इसमें यह है कि इनिशियली जब फार्मर इसमें रजिस्टर होता है, अपने एनिमल को रजिस्टर करता है, तो 5% ऑफ द जो टोटल वैल्यू ऑफ द एनिमल उसको एज ए प्रीमियम उसको हर साल जमा करना पड़ेगा। तो चूंकि गुर्बत है और इनिशियल स्टेज है, तो यहाँ पर एक बड़ा हमें मसला आया और वो लोग इसको अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे। कुछ खदशात भी आज मतलब अभी हम स्टार्ट ले रहे हैं, पायलट है, तो उसमें उन्होंने रिक्वेस्ट की कि आप हमें इसमें सपोर्ट करें, तो हमने सब्सिडाइज़ किया। WWF ने डोनर्स के साथ रब्ता किया और थोड़ा बहुत कंपेंसेट किया। 2% अभी फार्मर अदा करेगा और 3% प्रीमियम इस साल हम अदा करेंगे, ताकि उनको इनकरेज किया जाए। तो फिर इंशाल्लाह इसका अभी कल हमने इसका आगाज़ किया है। गलियात से मैं थोड़ा करेक्शन करूंगा कि हमने गलियात से स्टार्ट किया, मतलब इसमें गलियात में जितनी भी तकरीबन 700 इस फर्स्ट फेज में 714 एनिमल्स हम रजिस्टर करेंगे। तो गलियात के रहने वाले जो है इब्राहिम साहब, वो कहाँ पर आकर टैगिंग करवा सकते हैं या इस प्रोसेस का हिस्सा बन सकते हैं, जरा ये भी बताइए। और कितने जानवर वाला किसान जो है ना वो आ सकता है? अब इसमें इनिशियली हमने 714 एनिमल्स का डाटा कलेक्ट किया हुआ है और फार्मर्स की विलिंगनेस भी है, और वहाँ जो फार्मर्स की कम्युनिटीज़ है, जो मतलब है वो कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशंस है, उनको हमने इसमें बीच में लाया कि उनके रजिस्टर ऑर्गेनाइजेशंस है, वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट के साथ भी और हमने हमारे साथ भी, उसी रजिस्टर ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू ये हमें एक्सेस करते हैं, अप्रोच करते हैं, और हम जाके फिर मतलब है उनको रजिस्टर करते हैं। और हर एनिमल अब इस वक्त नहीं है, तो 714 अभी जो एनिमल रजिस्टर्ड है, अभी इनिशियली हमने रजिस्टर किए हुए हैं, उसी को टैग करेंगे फिलहाल, और जैसे ये कामयाब होगा इंशाल्लाह हम इसको टोटल तकरीबन 1400 एनिमल। बड़ा ज़बरदस्त पायलट प्रोजेक्ट है ये, और हम कामयाबी आपको विश करते हैं। और गलियात में 714 जानवर आइडेंटिफाई करने के बाद उनका टैगिंग प्रोसेस इब्राहिम साहब ने मैं बताया है कि वो होगा। गिलगित बल्तिस्तान मैंने कहा था, मेरी मिस्टेक है, गलियात से शुरू हो रहा है ये, और हम लोग इसको 714 एनिमल से शुरू कर रहे हैं। 2% देंगे अब फार्मर्स, बाकी WWF कंपनसेट कर रहा है उनको, और जुबली इंश्योरेंस के साथ मिलके ये प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है। सर थैंक यू, आपने हमें ज्वाइन किया, और इस प्रोजेक्ट के लिए गुड लक WWF को और हमारे तमाम फार्मर्स को। आगे बढ़ना है और हमने कुछ बात करनी है पैसों के बारे में, इकोनॉमी के बारे में इन मनी मैटर्स। This segment is brought to you by AKD Securities Limited.
ऑलराइट जी, रवा हफ्ते आलमी मईशत के साथ साथ अगर हम स्पेसिफिकली पाकिस्तान की मईशत की बात करें तो काफ़ी बड़ी ख़बरें हम कह सकते हैं आई हैं। ईरान और अमेरिका के दरमियान मुज़ाकरात जो हैं उनकी उम्मीद फिर से रोशन हो चुकी है कि एक मरतबा फिर से दूसरा दौर शुरू होगा। अब दूसरा दौर शुरू होगा उसका तो इंतज़ार किया जा रहा है, लेकिन स्पेकुलेशंस की वजह से, अनसर्टेनिटी की वजह से आलमी मार्केट जो है उसके अंदर तेल की कीमतें बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी हैं। आलमी स्टॉक मार्केट्स की बात करें वहाँ पर भी हमें अनस्टेबिलिटी जो है ना वो नज़र आ रही है। लेकिन अब जबकि मुज़ाकरात के लिए एक और मरहले की उम्मीदें ज़ाहिर हो रही हैं तो बहुत ज़्यादा मईशत के लिए भी कहा जा रहा है कि शायद बेहतरी होगी, तेल की कीमतों के अंदर इस्तेहकाम भी आएगा इंशाल्लाह, स्टॉक मार्केट के अंदर भी बहाली देखी जाएगी। सवाल ये है कि पाकिस्तान के अंदर जो स्टॉक मार्केट है या पाकिस्तान की मईशत है उसके लिए अपने आप को प्रिपेयर कैसे करना है, क्योंकि एक तरफ से सऊदी अरब ने भी कह दिया है कि वो $2 अरब फौरी तौर पर हमें अदा करने के लिए, डिपॉजिट करने के लिए तैयार है। तो हमें क्या करना चाहिए? आप सब जानते हैं कि हर रोज़ हम आपको प्रिपेयर करके भेजते हैं कि आप कहाँ पर इन्वेस्ट कर सकते हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं शुएब मेमन साहब जो कि एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट हैं इक्विटीज़ एंड बिजनेस डेवलपमेंट AKD सिक्योरिटीज़ लिमिटेड के। उनकी तरफ चलते हैं और उनसे ज़रा समझते हैं कि आज के दिन क्या अप्रोच होनी चाहिए जितने भी इन्वेस्टर्स इस वक्त हमें देख रहे हैं। शुएब साहब, थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन करने के लिए। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले यही बात कि पाकिस्तान जो है बहुत अच्छा रोल प्ले कर रहा है, दुनिया भर की नज़रें पाकिस्तान में, इस्लामाबाद के ऊपर हैं। हमारी मईशत के ऊपर ये सब चीज़ें कैसे ट्रांसलेट कर सकती हैं? जी देखें, ये जब टॉक्स हुए थे आखिरी और अपेरेंटली ये आया कि जी कामयाब नहीं हुए हैं, तो उस वक्त भी एनालिस्ट यही कह रहे थे कि दोबारा से टॉक्स शुरू होंगे। एंड अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान हैज़ इनिशिएटेड दैट। और आपने देखा कि जनरल आसिम मुनीर साहब जो है वो ईरान गए हैं और शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म जो है वो सऊदीया गए हैं। सऊदीया से उनके टॉक्स जो भी हैं वो हो रहे हैं, लेकिन साथ साथ जो UAE ने पैसे मांगे थे वो सऊदीया ने दे दिए। एंड आई थिंक पाकिस्तान को जो इमीडिएट इशू था फॉरेन एक्सचेंज का, दैट हैज़ बीन रिजॉल्व। सो ये काफ़ी पॉजिटिव है। जहाँ तक बात है कि इंटरनेशनल मार्केट्स और पाकिस्तानी मार्केट की, तो आई थिंक इंटरनेशनल मार्केट आर कॉशियसली मूविंग पॉजिटिवली, और हमारी मार्केट भी पॉजिटिव ही बिहेवियर शो कर रही है। सिर्फ ये है कि वो वेट कर रही है पाकिस्तान मार्केट भी कि जी टॉक्स का अनाउंस हो जाए कि जी सेकंड राउंड ऑफ टॉक्स हो रहे। एंड डेफिनेटली जब और ये लग रहा है कि पाकिस्तान के टॉक्स जो है वो पाकिस्तान जो मीडिएट करवा रहा है ईरान और US के दरमियान, वो टॉक्स जो है वो कामयाब जाएंगे। अब वो सेकंड में जाते हैं या उसके बाद भी एक कोई फाइनल राउंड होता है, वो देखने वाली बात है। लेकिन पिछले 2 हफ्ते से आप देखें, पिछले हफ्ते मार्केट जो है 11% अप थी। इस हफ्ते अभी तक थर्सडे को जो है 1% अप है ड्यूरिंग द वीक। तो अगर आप इसको देखें तो एक पॉजिटिव बिहेवियर है, पॉजिटिव एटीट्यूड है। और जो मार्केट्स हमारी मार्केट जो है स्टॉक मार्केट इसको पॉजिटिव ले रही है। वॉल्यूम्स भी बेहतर हुए, तो मेरा ये ख्याल है कि लॉन्ग रहना चाहिए। लॉन्ग मतलब इन्वेस्टेड रहना चाहिए। और लगता यही है कि ये टॉक्स जो है वन वे और दी अदर कामयाब जाएंगे। ऑयल प्राइसेस नीचे आई हैं, नीचे से थोड़ी सी ऊपर हुई हैं, लेकिन कोई इतनी ज़्यादा ऊपर नहीं हुई है। सर, ये जो अनसर्टनिटी का एक टाइम अभी गुजर रहा है और जो कि इट्स क्वाइट सर्टन, पॉसिबिलिटीज़ काफ़ी करीब पहुंच चुकी है कि सीज़ फायर भी हो जाएगा, जो अभी है इसको परमानेंट सीज़ फायर में भी तब्दील कर दिया जाएगा, स्ट्रेट्स भी खुल जाएंगे, एक पॉजिटिव एयर है। लेकिन जब तक ये चीज़ें फॉर्मलाइज नहीं हो जाती तब तक के लिए कौन से वाले सेगमेंट्स हैं जो बेटर परफॉर्मिंग सेगमेंट्स हैं मार्केट के? जी देखें, आज तो ऑयल स्टॉक्स में ज़रा बेहतरी आई है। आप देखें OGDC में एक फील्ड में जो एक्सप्लोरेशन चल रही थी और उन्होंने कंफर्म किया कि वहाँ से ऑयल जो है प्रोडक्शन शुरू हो गई है। तो उस पे जो इस वेल पे उम्मीद है कि हमें ये 14,000 बैरल्स पर डे का तो इन्होंने कह दिया है कि ये वहाँ तक ये चले जाएंगे और शायद उससे भी ज़्यादा हो जाए वहाँ पे प्रोडक्शन। तो OGDC बेहतर है, मारी बेहतर है, हब पावर बेहतर है, इवन PPL भी टू सम एक्सटेंट वो भी बेहतर है। तो हमें जो है अपने पोर्टफोलियो को यानी यूँ समझे कि अगर ऑयल प्राइसेस ऊपर जाती हैं तब भी इनको फ़ायदा है, अगर ऑयल प्राइसेस ऊपर नहीं जाती, नीचे आ जाती हैं इन केस ऑफ अ सेटलमेंट, तो उस सूरत में जो है ओवरऑल मार्केट विल परफॉर्म वेल।
तो उस सूरत में ये स्टॉक्स जो है तब भी परफॉर्म करेंगे। साथ ही साथ जो है वो बैंकिंग स्टॉक्स हैं, आप देखें बैंकिंग स्टॉक्स हैव रिसेंटली परफॉर्म वेल। बैंकिंग है, फर्टिलाइज़र है और साथ में सीमेंट्स है। सीमेंट्स जो है रिसेंटली हैव डन वेरी वेल। लास्ट वीक काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस थी, इस हफ्ते भी बेहतर परफॉर्मेंस है। अगर तो ऑयल प्राइसेस घट जाती हैं, कोल की प्राइसेस नीचे आ जाती हैं, एक्सपोर्ट्स आपकी बेहतर होती हैं जो कि रुकी हुई हैं इस वक्त, तो उस सूरत में जो है वो सीमेंट स्टॉक्स आर लाइकली टू डू वेल गोइंग फॉरवर्ड। तो अगर आप बेट ले रहे हैं कि जी सोल्यूशन निकल आएगा और टॉक्स हो जाएंगे, तो फिर उस सूरत में सीमेंट स्टॉक्स जो है वो ज्यादा रिटर्न देंगे। अच्छा शुएब साहब, एक चीज स्टॉक्स में फिर एक चीज मुझे बताइएगा, आई डोंट नो फर्टिलाइजर आप बताना चाहेंगे या नहीं, लेकिन फिर भी मैं अपना चांस लेती हूँ, पूछ लेती हूँ, ऐसे कौन से स्टॉक जो है ना वो फौरी तौर पर बेच देने चाहिए अगर किसी के पास मौजूद हैं और आपको लग रहा है कि ये आने वाले दिनों के अंदर या आज जो करंट फ्यूचर है, नियर फ्यूचर है, उसके अंदर अच्छा परफॉर्म नहीं करेंगे और लोगों का नुकसान हो सकता है, तो वो फौरी तौर पर बेच देने चाहिए? ऐसे कौन से स्टॉक्स हो सकते हैं? जी, आपका सवाल बड़ा अच्छा है, लेकिन ये कि जब रैली होती है तो नॉर्मल मार्केट में तो अगर कोई बैड न्यूज़ आती है तो वो सूरत में जो है वो स्टॉक्स जो है फॉल करते हैं। इस सिनेरियो में जहाँ पे एक मार्केट में बुलिश ट्रेंड होगा तो ये हो सकता है कि जो स्टॉक्स में नेगेटिव न्यूज़ हों वो कम परफॉर्म करें, बहुत ही कम परफॉर्म करें। हो सकता है नेगेटिव करें लेकिन कम परफॉर्म करें। तो अगर मार्केट जा रही है 10% ऊपर और तो हो सकता है कि वो 2, 3, 4% वो भी ऊपर हो, लेकिन ये अंडर परफॉर्मेंस कहलाएगी। तो उस सूरत में फिर उन स्टॉक से निकल जाना चाहिए। अभी कंफर्म नहीं है, लेकिन जैसे डीजल की प्राइसेस नीचे आई हैं तो उस सूरत में OMCs को बात हो रही है कि शायद लॉस हो उस सूरत में, जो जबकि अर्लियर गेन्स थे, तो उस सूरत में हो सकता है कि OMCs को कोई थोड़े से इश्यूज आए, वो हमें देखना पड़ेगा। इसी तरीके से रिफाइनरीज पे है, रिफाइनरीज में जो है वो अगर प्राइसेस नीचे आती हैं तो वहाँ पे हो सकता है कि इनको थोड़े से वहाँ पे भी इश्यूज आए। तो जो स्टॉक्स इस बात पे ऊपर गए थे कि जी ऑयल प्राइसेस ऊपर गई हैं तो वो ख़रीद लेने चाहिए, वहाँ पे हो सकता है कि ये ज़रा कम परफॉर्म करे। और फिर साथ में रिफाइनरीज के ऊपर जो पॉलिसीज़ आ रही हैं वो भी ज़रा देखने वाली बात है। तो हो सकता है कि ये थोड़ा सा अंडर परफॉर्म करे, बाकी आपके सेक्टर्स जो है वो बहुत अच्छे परफॉर्म कर सकते हैं। अच्छा सर, मार्केट के अंदर एक हर कारोबारी इंसान एक रूल जानता है कि लो टाइम्स आर गुड टाइम्स टू इन्वेस्ट, हाई टाइम्स आर अ गुड टाइम टू गेट आउट ऑफ द मार्केट। तो अभी अगर हम लोग देखें तो नियर फ्यूचर में कौन सी ऐसी लो स्पॉट्स हमें मिलेंगी कि जहां पे इट्स अ गुड टाइम टू जंप इनटू द मार्केट? जी, अभी तो आप देखें कि हमने जिस तरीके से मार्केट चल रही है उसमें हमने शुरू से मैंने यही मैसेज दिया है कि जी आप स्टैगर्ड बाइंग रखें सिलेक्टेड सेक्टर्स में, और अल्हम्दुलिल्लाह दैट हैज़ वर्कड वेरी वेल। तो उसमें यह है कि पिछले 1-1.5 महीने से जब से ये वॉर चल रही है, यही मैसेज था कि जो इन्वेस्टर्स हैं उनको स्टैगर्ड बाइंग रखनी चाहिए, और जिन्होंने नीचे ख़रीदा है और ख़रीदते रहे उनकी एवरेज आज के मुकाबले में मेरे हिसाब से 10% एटलीस्ट नीचे होगी। तो उस सूरत में जो है वो आपको फ़ायदा हुआ। तो यहाँ पे भी हम जो है वो बाइंग कर सकते हैं। लेकिन अगर किसी सूरत में अगले हफ्ते अगर टॉक्स हो गए और एग्रीमेंट हो गया तो फिर मार्केट में एक बहुत बड़ी तेजी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, देखी जाएगी। ठीक है, थैंक यू फॉर टेकिंग योर टाइम आउट, होप यू हैव अ ग्रेट डे अहेड, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस हियर एट आवर शो। व्यूअर्स, आप लोगों के पास अच्छा टाइम है बाय करने का, अभी फॉर्मुलेट हो जाता है अगर एग्रीमेंट ईरान और अमेरिका के दरमियान में, मार्केट में तेजी आएगी, इट्स अ गुड टाइम टू जंप इन। एंड आयशा का जो क्वेश्चन था कि वो वाले स्टॉक्स के जो बेच देने चाहिए, तो इसका सबसे अच्छा मार्कर आपको मिलेगा आपके अखबारों के अंदर जो इकोनॉमिक एक सेगमेंट, एक सेक्शन होता है आपका, वहां से, और आप उसको पिछले हफ्ते से लेके अगले हफ्ते तक आप अंदाजा लगा के ना ये अखज़ कर सकते हैं कि किस तरफ आपने इन्वेस्ट करना है और किस तरफ आपने इन्वेस्ट नहीं करना। अगर कुछ शेयर्स लिए हुए हैं जो बुरा परफॉर्म कर सकते हैं, जो भी सेक्टर है, तो उससे फौरी तौर पर निकल जाना ही बेहतर है। शुएब मेमन साहब भी यही बात कर रहे थे, उनका वंस अगेन बहुत शुक्रिया रहनुमाई देने के लिए।
इसके साथ ही हमारे शो का वक्त भी हो चुका है ख़त्म। इंशाल्लाह आपसे करेंगे दोबारा मुलाकात कल। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए और जब भी आप दुआ करें आपको अल्लाह याद आए तो ये ज़रूर दुआ मांगिएगा कि ये जंग ख़त्म हो, महंगाई नीचे आए, अल्लाह ताला हम सबको सेहत दे और हमें अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।